हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब मैं आपका कवर करा रही थी फ्लेमिंगो बुक का क्लास 12th की ऑल एनसीईआरटी में आपका कवर करा रही थी, बट 1 आवर हो गया था तो मैंने उसको वहीं पर से स्टॉप कर दिया था और मैंने कहा था इसका नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगी आपसे आपके लिए। तो ये वही है ऑल चैप्टर इन वन शॉर्ट रिवीजन सीरीज है, जिसमें आपको क्लास 12th के जितने भी फ्लेमिंगो बुक के जितने भी चैप्टर हैं वो आपको इस वाले वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये एक प्रकार का क्या होने वाला है, मैजिक वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए साबित होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने आगे का चैप्टर कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी। फ्रेंड, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था। आपके द लास्ट लेसन के जितने भी मतलब थोड़ी सी हमने शॉर्ट समरी यहाँ पर देखी, आप थोड़ी सी शॉर्ट समरी हम लोगों ने डिस्कस किया था। देन हमने इसके इस थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो सकते थे उतने हम लोगों ने कवर किए थे, है ना। तो इसके बाद हम लोगों ने ऐसे ही अपना सेकेंड चैप्टर भी किया था। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, मतलब means the last is the last lesson, the lost spring, deep water, indigo, poets and pancakes and the rat trap, इतने चैप्टर हम लोग फर्स्ट वाले वीडियो में कर चुके हैं बहुत अच्छे से। मैंने आपको शॉर्ट समरी क्लियर कराते हुए मीन्स उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको कवर कराए थे, है ना। तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो दी इंटरव्यू से स्टार्ट करना है हमें। हमारा चैप्टर 7 है प्रोज का, फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 7। इसको थोड़ा सा मैं क्लोज कर लेती हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से फ्रेंड हमें स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, बातें कम काम ज़्यादा, ओके। सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं द इंटरव्यू का। द इंटरव्यू हैज़ टू स्टोरीज। इस वाले पार्ट में आपको दो स्टोरी देखने को मिलेंगी। इन स्टोरी वन ऑफ द नरेटर टेल्स अस अबाउट द रिएक्शन एंड व्यूज ऑफ द सेलिब्रिटीज टुवार्ड्स इन इंटरव्यू। इस फर्स्ट वाले में दिखाया जाएगा कि कैसे मीन्स अगर किसी आप सेलिब्रिटी का या फिर किसी जाने माने फेस का आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो उनका मतलब वो नहीं देना चाहते, वो अपने पर्सनल मैटर के बारे में आप लोगों को न्यूज़ मतलब सभी को इंटरव्यू नहीं देना चाहते। Most of the famous personalities find them to intrude on their personal lives, and some have never given an interview all their lives। मतलब बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि उनके पर्सनल लाइफ को इंटरव्यू में लिया जाए। तो इस प्रकार से वो क्या बहुत इंट्रूड फील करते हैं अपने पर्सनल लाइफ्स को वो किसी को मतलब इंटरव्यू देने के लिए। द स्टोरी हैज़ अ थीम ऑफ हाउ द फ्रीडम, इसका थीम यही है आपके इस चैप्टर का। द स्टोरी हैज़ अ थीम ऑफ हाउ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस कैन कर्टेन एंड इंडिविजुअल प्राइवेसी। मतलब इसमें पूरा यही थीम दिखाया है कि कैसे एक प्रेस वाले रहते हैं जो कि मतलब कि किसी सेलिब्रिटी या किसी भी बड़े व्यक्ति का कैसे क्या करते हैं कि उनको फ्रीडम रहता है कि कुछ भी उनसे पूछ सकते हैं। इस प्रकार का एक प्रकार का फ्रीडम दिखाया हुआ है प्रेस का। तो जो सेकेंड स्टोरी कवर करती है, फर्स्ट वाली स्टोरी में तो ये है ना, बताया है कि कैसे कोई सेलिब्रिटी का हम अ, कि जैसे कि हम किसी सेलिब्रिटी का लेने जाते हैं और वो कितना मतलब हम लोग को इंट्रूड फील कराते हैं कि हमें कोई आपको पर्सनल अपनी चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताना है, तो मतलब पर्सनल चीज़ें वो शेयर नहीं करना चाहते। बट सेकंड वाली स्टोरी में ये बताया है कि सेकंड वाली स्टोरी में किसी एक मतलब अच्छे खास पर्सनालिटी के जो कि बहुत ही फेमस राइटर रहते हैं उनका इंटरव्यू दिखाया गया है सेकंड वाले में। तो किस प्रकार से वो मतलब कि किस प्रकार से अपने इंटरव्यू को कंप्लीट करते हैं, अपने इंटरव्यू के दौरान क्या क्या बातें बताते हैं। तो सेकंड वाले स्टोरी में ये चीज़ कवर कराया गया है। द सेकेंड स्टोरी इज अ पार्ट ऑफ एन इंटरव्यू ऑफ द फेमस राइटर एंड एकेडमिकल अम्बर्टो इको। इन दिस किसका इंटरव्यू हो रहा है फ्रेंड, देख लीजिए एक बार। In this story, we get to know the various qualities of time management used by the famous writer. These help him gather so many features in his head. He gives the details of the various aspects which contribute to a person success। तो मतलब ये अपने इंटरव्यू के दौरान बहुत कुछ ऐसा बताते हैं कि किस प्रकार से किन किन चीज़ों को फॉलो करके एक आम आदमी भी एक अच्छा मतलब कि एक सक्सेस पा सकता है। एक आम आदमी भी काफ़ी सक्सेस पा सकता है, बट उसके लिए आपको कुछ ना कुछ मतलब कि कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मतलब वो सब बताते हैं किस प्रकार से एक आम आदमी से एक इतने फेमस राइटर कैसे बने। तो वो अपने इंटरव्यू के दौरान बताते हैं, अपने कुछ वर्क को भी बताते हैं। तो यही देखिए, दोनों स्टोरी यही है। तो चलिए फिर इसके हम लोग समरी मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया, और जो भी समरी में कुछ और बचा होगा तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते समय वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो उसको भी मैं बताते हुए चलूँगी, ऐसा नहीं मैं आपको बस क्वेश्चन आंसर रिपीट करा देती हूँ। क्वेश्चन आंसर के दौरान मैं आपको काफ़ी समरी के को इंक्लूड करती हूँ, आप लोग जानते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंटरव्यू। सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो आपका इंटरव्यू चैप्टर उसके राइटर कौन है। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इसके राइटर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है,
फ्रॉम विच बुक द प्रेजेंट एसे हैज़ बीन टेकन। तो आपका जो ये एसे है कौन से बुक से लिया गया है? पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। तो इस बुक से ये लिया गया है। आप जानते हैं स्टार्टिंग में आपके पीजीटी का लेवल है, तो मे बी अगर किसी राइटर से या फिर उसके वर्क से क्वेश्चन आ जाए तो आपको उस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने इस वाले वीडियो में ऐड किए हैं। मैंने जब आपका क्लास 11th ऑल चैप्टर इन वन सीरीज़ करा था, वन वीडियो सीरीज़ कराया था, तो उसमें ऑल चैप्टर वन वीडियो में हो गया था, क्योंकि उसमें क्लास 11th में ज़्यादा चैप्टर नहीं है तो हो गया था। 8-10 ही चैप्टर थे तो मैंने कंप्लीट करा दिया था। बट क्लास 12 में आप देख रहे हैं काफ़ी चैप्टर है ना, तो वो 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। एक वीडियो मैंने बना दिया था पहले ही, और ये दूसरा वाला वीडियो है। तो अगर आपने क्लास ये 11th वाला वीडियो नहीं देखा, मीन्स क्लास 11th का आपका चैप्टर को रिविज़न करना है, तो आप क्लास 11th वाली देख सकते हैं। उसके बाद इसका जो क्लास 12th का फर्स्ट पार्ट है, आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आधे चैप्टर 6-7 चैप्टर आपके वहाँ पास कवर है। देखिए 7 चैप्टर से मैं यहाँ पास स्टार्ट की हूँ द इंटरव्यू से। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है। अब बातें मैंने काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आप लोगों को देखना है तो चाहिए वो प्रीवियस की वीडियोस देख लीजिए, अगर नहीं देखना है तो आप यही वाला देखिए। नेक्स्ट हमारा आता है, वीन वॉज द आउथर राइटर बॉर्न एंड वॉट डिड ही रीड फ्रॉम विच कॉलेज। तो ये कहाँ पास इनका मतलब कि कहाँ से ये अपने स्कूल कॉलेज किए थे, और यहाँ पास बॉर्न का भी पूछा, बट मैंने इसका आंसर लगता है नहीं ऐड किया है, सॉरी, मैं आपको बता दूंगी अभी। तो इनका देखिए कहाँ से इनका कॉलेज से हुआ है, हिस्ट्री फ्रॉम पेटर हाउस कैम्ब्रिज से हुआ है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु इज़ द राइटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। तो कौन एलिस इन वंडरलैंड के राइटर कौन है? लेविस कैरोल हैं। ये सब बातें फ्रेंड तब होती रहती हैं जब वो इंटरव्यू का होता रहता है ना, तभी तभी का होता है। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, मैंने ये वाला वीडियो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कल 40 मिनट का ये वीडियो था, मतलब मैंने बनाया था, रिकॉर्ड किया था आपका ये वाला वीडियो। जैसे आप लोगों में से बहुत लोग दिख रहे होंगे तो सोच रहे हैं कि मैं तो ये पढ़ चुकी हूँ, मैम ने अपलोड किया था, फिर क्यों अपलोड कर दी। तो बात ये है कि वो मैं 40 मिनट का वीडियो ये अपलोड की थी मैं। बट प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम मेरा मोबाइल पता नहीं क्या हो गया कि मतलब मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गया, क्या आप लोगों को प्रॉब्लम शेयर करने जाए कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से मुझे मेरी जो पीडीएफ बनाए थे जो आप लोगों को पढ़ाना था, वो पीडीएफ ही डिलीट हो गया, पढ़ाते पढ़ाते ही वो डिलीट हो गया। आप लोग देखे होंगे, अगर कोई एक पूरा लास्ट तक वीडियो देखा, वो देखा होगा कि आगे का पीडीएफ मुझे मिल ही नहीं रहा था, मतलब गायब ही हो गया था एकदम। तो वो मिल नहीं रहा था, उसकी वजह से मैंने वो वीडियो 40 मिनट का बनाया था। तो मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि वीडियो का वेट कर रहे होंगे, तो मतलब कि उनको ज़रूरत होगी, तो मैंने उतना ही वीडियो अपलोड कर दिया। फिर मैंने ये सोच के वो वीडियो थोड़े टाइम बाद, आधे घंटे बाद डिलीट कर दिया कि बहुत से ऐसे रहेंगे कि ये तो नहीं सोचेंगे ना कि मेरी प्रॉब्लम तो समझेंगे नहीं, और सोचेंगे कि मैम ने आधा ही वीडियो अपलोड कर दिया, तो इसकी वजह से वो कहीं चैनल को अनसब्सक्राइब ना कर दे। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना फ्रेंड। तो इसलिए मैंने फिर वो वीडियो आधा घंटे बाद डिलीट कर दिया। वही चीज़ को मैं इस वाले वीडियो में कवर करा रही हूँ। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो कोई तब इस बात को भूल जाइए कि मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की हैं। अगर आपने वो वाले वीडियो देखा और कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मैं ये सब तो पढ़ चुकी हूँ या फिर पढ़ चुका हूँ, फिर यही दोबारा मैम रिपीट करा रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसी वाले वीडियो को, उस वाले वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया, उसकी जगह पे ये वाला न्यू वीडियो मैं बना रही हूँ। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इतनी बातें आपसे शेयर करना जरूरी थी, वरना आप कन्फ्यूजन में रह जाते कि ये वाला तो हम पढ़ चुके हैं, फिर वही क्यों मैम दोबारा अपलोड कर रही हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच न्यूज़पेपर डज मुकुंद पद्माभान बिलोंग टू। तो कौन से न्यूज़पेपर से बिलोंग थे? दी हिंदू से वो बिलोंग थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच फेमस नॉवेल्स डज अम्बेटो इको राइट्स। तो कौन से फेमस नॉवेल को अम्बेटो इको राइट्स लिखते हैं? द नेम ऑफ द रोज। ये इनका बहुत फेमस वर्क है फ्रेंड, द नेम ऑफ द रोज। इससे में भी मुझे लगा कि क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि इंटरव्यू में अपने इस वाले नॉवल के बारे में बताए थे, तो मुझे लगा कि मिल जाएगा, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन इससे ऐड किए हैं। हाउ मैनी स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन हैज़ अम्बर्टो इको रिटन। तो कितने नॉन फिक्शन वर्क इन्होंने लिखे हैं? ओवर 40। ओके, लगभग मतलब 40 से ज़्यादा इन्होंने नॉन फिक्शन वर्क लिखे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ मच एडवांस वॉज इको गिवन फॉर द नेम ऑफ द रोज बाई हिज अमेरिकन पब्लिशन। तो बताइए कितनी कॉपीज़ को अमेरिकन पब्लिशर में दिए थे? तो लगभग 3000 कॉपीज़ को, फॉर 3000 कॉपीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जस्ट अ सेकेंड, हाउ मैनी कॉपीज ऑफ द नेम ऑफ द रोज
वर सोल्ड इन द यूएस इन द एंड, मतलब कि यूएस में यूएस के साल एंड एंड होते होते पूछा इस वाले में कि द नेम ऑफ द रोज जो है, जो उनका वर्क था वो कितना, मतलब कि कितना सोल्ड हुआ था। तो यही पूछा 2 और 3 मिलियंस, मतलब कि पूरा 2 और 3 मिलियन से ये यूएस के एंड मतलब कि साल के एंड होने तक ये पूरा वर्क इनका इतना इतना ज़्यादा ये सोल्ड हुआ था, इतना ज़्यादा वो बिका था, इतना ज़्यादा फेमस हुआ था ना। तो 1 मिलियन बराबर अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो 1 मिलियन बराबर हमारे हिसाब से 10 लाख होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 और 3 मिलियन है, तो आप सोच लीजिए 10 10 लाख 10 लाख 10 लाख। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 2 और 3 मिलियन बराबर की ये 30 लाख कॉपीज जो थी सोल्ड हुई थी। तो यहाँ पास थोड़ा सा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कनेक्टेड विद लिटरेचर पॉइंट्स। तो अगर अभी क्या अभी तो वीडियो आपको पसंद, अभी तो स्टार्ट ही की है तो ज़्यादा पसंद नहीं आई होगी। अगर पसंद आएगी तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद से लाइक कर दोगे, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब भी कर दोगे, है ना। तो कहने की ज़रूरत तो है नहीं, ज़्यादा मैं बोलती नहीं हूँ। अगर आप लोग मुझे लगता है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग खुद चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, अगर नहीं पसंद आएगा तो आप नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसका देखिए आपका वहाँ पास क्लास चैप्टर 7 फ्रेंड फिनिश हो गया। चैप्टर 8 है यहाँ पास गोइंग प्लेसेस बाय A.R. बर्टन। सब कुछ मैं रिपीट करके बोल रही हूँ, इसलिए मुझे खुद अजीब लग रहा है कि मैं यही सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा यही पढ़ा रही हूँ। तो इसके द गोइंग प्लेसेस का थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट समरी देख लेते हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ टीन एज गर्ल सोफी। जो आपका ये वाला स्टोरी फ्रेंड रिवॉल्व है कि किसके बीच घूमती है कि आपकी जो प्रोटोगोनिस्ट है सोफी, मतलब कि एक टीन एज की लड़की रहती है तो सोफी, और उसके फैमिली के बारे में ये पूरी स्टोरी है, उसके फ्रेंड्स के बारे में उसकी ये स्टोरी है ना। तो ये जो सोफ़ी है ये थोड़ी-सी मतलब कि है तो काफ़ी मतलब कि लोअर फैमिली से बिलॉन्ग करती है, बट इसके सपने काफ़ी ऊँचे-ऊँचे हैं। क अमीर बनना चाहती है, मतलब कि और काफ़ी अमीर लोगों से साथ दोस्ती करना चाहती है, मतलब अपना लाइफ़ पार्टनर को भी एक अमीर आदमी ही इमेजिन करती है। तो यही पूरी स्टोरी है फ्रेंड, तो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। सी हैज़ अ डे ड्रीमर। वो एक प्रकार से क्या है, सी हैज़ अ डे ड्रीमर, मतलब वो दिन में जैसे सपने नहीं देखते हैं, लोग कहते हैं कि खुली आंखों से सपने देख रहे हो। कभी कभी ये चीज़ तो अच्छी होती है कि अगर आप सपने देखो खुली आंखों से तभी आप उसको पूरा करने की कोशिश करोगे। बट ये लड़की ऐसी है कि जैसे कि डे ड्रीमर है, जैसे कि खुले आंखों से जैसे कि वो बस सपने देखे और तुरंत अमीर हो जाते, इस प्रकार की वो डे ड्रीमर है। हु इज़ ऑलवेज लॉस्ट इन हर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग रिच एंड सोफिस्टिकेटेड थ्रू इन रियलिटी। सी इस मतलब कि वो रियलिटी में तो रहती नहीं, वो पता ऐसी चीज़ें वो इमेजिन करती है जैसे कि वो क्या एक अमीर लड़की बन जाए। सी इज़ अ वर्कर एट बिस्किट फैक्ट्री। ये और इसकी बेस्ट फ्रेंड जो सोफ़ी रहती है, इसकी बेस्ट फ्रेंड भी एक है। तो वो दोनों क्या करती हैं कि वो एक मतलब पार्ट टाइम जॉब के तौर पे स्कूल से जब छुट्टी होती है इसको, तो ये लोग डिसाइड करती हैं कि हम लोग एक पार्ट टाइम जॉब के जैसे ही बिस्किट फैक्ट्री में जॉब करेंगे, जो थोड़ी सी इनकम हो जाएगी इसकी वजह से करती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल ही नॉर्मल फैमिली भी नहीं आती है, लोअर फैमिली में बिलोंग करती है, बट फिर भी इसके सपने बहुत ऊंचे ऊंचे रहते हैं। एक प्रकार की ये डे ड्रीमर है। द स्टोरी सडनली ट्विस्ट अप। स्टोरी तो देखिए आपकी तब ट्विस्ट होती है जब जब ये अपनी मनगढ़ंत अपनी इमेजिनेशन अपने फैमिली को अपने फ्रेंड को बताना शुरू करती है। द स्टोरी सडनली ट्विस्ट अप व्हेन सोफी मेक्स अ वाइल्ड इमेजिनेशन ऑफ मीटिंग डैनी डेसी। डैनी डेसी फ्रेंड इस चैप्टर में दिखाया गया है कि डैनी डेसी जो रहता है आपका बहुत ही फेमस फुटबॉलर रहता है, बहुत ही मतलब जाना पहचाना कैरेक्टर रहता है, बहुत ही वेल नोन कैरेक्टर रहता है, मीन्स एक फेमस फुटबॉलर रहते हैं। वो कहती है कि मैं डैनी डेसी से मिली, वो मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझसे मिलने आएगा, इस प्रकार की वो अपनी चीज़ें अपने भाई को अपने फादर को इस टाइप का वो बताती है। सी ऑल्सो मेक्स अ स्टोरी इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर दैट कैशी विल कम। वो कहती है अपने ब्रदर से कहती है कि कैसी मुझसे मिलने के लिए आएगा, विल कम टू मीट हर ऑन अ फिक्स डे। उसने डे भी फिक्स कर रखा है, पर ए प्रॉमिस ही मेड टू हर। तो कहते हैं और मैंने उस मतलब कि उसने मुझसे प्रॉमिस कर रखा है, मैंने उससे प्रॉमिस कर रखा है कि हम लोग एक दिन जरूर मिलेंगे। तो कहती है कि डेसी डेसी मैंने आपको बताया कि कौन है, यहाँ पर जो ये कैरेक्टर आप सोचेंगे कि कौन है, तो डैन्सी कैसी। तो आप इस तो जो कैसी है ये फुटबॉलर है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया ना। तो बोलती है कि जो कैसी है वो मुझसे मिलने आएगा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। तो यहीं पास ये चैप्टर फिनिश होता है। शॉर्ट समरी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसको क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी आपको डिस्क्राइब करती रहूँगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो देखिए 3-4 क्वेश्चन तो मैं हमेशा राइटर से ही इंक्लूड करती हूँ, और आपके A.R. बर्टन साहब तो काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं आपके पीजीटी एग्जाम के थ्रू, मीन्स लेवल के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हु हैज़ रिटन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस। किसके द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है गोइंग प्लेसेस? A.R. बर्टन द्वारा लिखी गई। इसके राइटर हैं A.R. बर्टन। राइटर आप सारे ही अपने चैप्टर के अच्छे से याद कर लीजिए, किससे क्या क्वेश्चन आ जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है ना।
और जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं तो उनको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारे ही, आप देख रहे होंगे, मैंने 12th के जितने भी अभी तक चैप्टर कराए हैं सारे में ही 5-5 6-6 क्वेश्चन राइटर से इंक्लूड किए हैं। और मैं हर चैप्टर में जितने भी अगर इम्पोर्टेंट राइटर हैं आपके, तो मैं हर चैप्टर में राइटर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने 3 4 5 क्वेश्चन लिया है कि अगर राइटर्स क्वेश्चन पूछ भी ले रहा है तो वो कहीं बाहर से नहीं जाएगा। तो आप स्टार्टिंग में देखेंगे। तो फर्स्ट सेकंड हमारा क्वेश्चन है, वेयर डज द राइटर लाइव, जो राइटर आपके हैं वो कहाँ पास रहते थे? जुरिस में रहते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। प्रोटोगोनिस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि जो मेन कैरेक्टर होता है उसको प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं। तो कोई इस वाले आपके चैप्टर की गोइंग प्लेसेस की कौन प्रोटोगोनिस्ट है? तो है सोफ़ी। मैंने आपको बताया कि ये जो मेन लड़की है, जो टीन एज है, जो क्या डे ड्रीमर है, वो कौन थी? सोफ़ी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सोफ़ी। सोफ़ी की बेस्ट फ्रेंड कौन थी? जैंसी। जैंसी बिल्कुल ही सोफ़ी की, मतलब वो बिल्कुल अपोजिट थी। सोफ़ी जहाँ सपनों की दुनिया में जीती थी कि अमीर हो जाएगी, ये वो हो जाएगी, सपनों की दुनिया में सोफ़ी रहती थी। बट जैंसी बिल्कुल ही उससे उल्टी थी, बहुत समझदार सिंसियर लड़की, जैसी दुनिया है वैसे बिलीव करने वाली, मतलब कि जो उसके सामने है उसको उसको मानने वाली लड़की थी। जैंसी का कैरेक्टर ऐसा आपके चैप्टर में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, होम डज सोफ़ी सीज दैट सी हैड मेड। तो सोफ़ी किसको बताती है, मतलब कि बताती है कि किससे बताती है कि मैं इससे मिली थी, वो मुझसे मिलने आएगा, वो मुझसे प्रॉमिस किया है। तो मैंने आपको बताया कि फेमस फुटबॉलर रहता है डैनी कैसी, फेमस फुटबॉलर रहता है, उससे कहती है कि वो मुझसे प्रॉमिस किया कि वो मुझसे मिलने आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड सोफ़ी है। सोफ़ी के कितने ब्रदर रहते हैं? 2 ब्रदर रहते हैं ना, 2 ब्रदर रहते हैं। तो नेम द ब्रदर यहाँ पास देख लीजिए, देरेन एंड जियोफ। जिसके जो सोफ़ी के जो ब्रदर रहते हैं देरेन एंड जियोफ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच कंट्री डज कैसी रिप्रेजेंट इन फुटबॉल। वो फेमस फुटबॉल प्लेयर रहता है ये कैसी ना, डैंसी कैसी जो रहता है फेमस फुटबॉल प्लेयर रहता है। तो ये इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है किस कंट्री को वो रिप्रेजेंट करता रहता है। तो आयरलैंड को वो रिप्रेजेंट करता रहता है। आई होप आपका ये भी आंसर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर डज सोफ़ी इमेजिन दैट सी हैड मेट कैसी। वो कहाँ पास इमेजिन करती है कि जो कैसी है वो उससे मिला था। तो तो वो इमेजिन करती है रॉयस विंडोज़ के पास, कि जो वहाँ पास वो जो है वो कहाँ किससे मिली थी? कैसी से मिली थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ जैंसी ब्रदर। देखिए वहाँ पर सोफ़ी के ब्रदर को पूछा गया था, आप कंफ्यूज मत होइए, वहाँ पर सोफ़ी के ब्रदर को पूछा गया, बट यहाँ जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है जैंसी, उसके ब्रदर के बारे में पूछा गया। तो उसके ब्रदर का नेम है फ्रैंक। थोड़ा सा क्लोज कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेन डू सोफ़ी एंड हर फैमिली गो टू सी द मैच ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। कब जाते हैं, कौन से दिन को जाते हैं, ये आपके चैप्टर में मेंशन है, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सब लोग डिसाइड क्या करते हैं, सैटरडे को मैच रहता है, तो सैटरडे को कहते हैं कि सैटरडे को हम जाएंगे देखने के लिए यूनाइटेड किंगडम मैच। हाउ विथ हाउ मेनी गोल्स डिड यूनाइटेड किंगडम विन। तो कितने गोल्स यूनाइटेड किंगडम जो है वो जीत जाता है? 2-0, 2-0 से वो जीत जाते हैं। हु हैड डन द सेकेंड गोल। सेकेंड गोल कौन डन करता है? कैसी के द्वारा डन किया जाता है, जो कि मतलब कि जब ये लास्ट में इतना अच्छा मतलब वो प्ले करता है कि इसकी वजह से जो रहता है सेकेंड गोल हो जाता है और जो इसकी टीम है जीत जाती है। व्हाट वाज जियोफ डूइंग। व्हाट वॉज जियोफ, इसका देखिए ये जो सोफ़ी है, सोफ़ी का छोटा भाई है। व्हाट वॉज जियोफ डूइंग व्हेन सोफ़ी रीच्ड फ्रॉम हर स्कूल। तो नहीं, ये सोफ़ी का बड़ा भाई, सॉरी जियोफ जो है उसका बड़ा भाई है। तो इसमें पूछा है कि जो जियोफ है वो जब सोफ़ी स्कूल से घर रिटर्न होती है आती है तो उसका भाई जियोफ जो है वो क्या करता रहता है, किस चीज़ में बिजी रहता है। तो वो किस चीज़ में बिजी रहता है फ्रेंड? ही वॉज अ रिपेयरिंग हिज मोटरसाइकिल। वो अपने मोटरसाइकिल को रिपेयर करने में बिजी रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट वॉज सोफ़ी जेलस ऑफ। सोफ़ी किस चीज़ से जेलस होती है? हर ब्रदर साइलेंस, मतलब वो उसका भाई जो बड़ा वाला है काफ़ी अपने अंदर खोया हुआ रहता है, काफ़ी कुछ बोलता नहीं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं, अपना काम कर रहा है, अपने काम में बिजी है, मतलब मोटरसाइकिल रिपेयर करने में वो बिजी। इस चीज़ से सोफ़ी को थोड़ा गुस्सा आता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, डज सोफ़ी फादर बिलीव इन वॉट इज सी हैड सेंट। तो क्या सोफ़ी के फादर बिलीव करते हैं कि उसने उसने क्या भेजा है? तो इसका आंसर है नो। सोफ़ी जब वो अपनी कहानी सुनाती है अपने फादर को, अपने ब्रदर को, तो फिर कहती है कि जब उसके क्या फादर उस पर बिलीव करते हैं कि उसने क्या उसको भेजा है? तो इसका राइट आंसर है नहीं, उसके फादर बिलीव नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर हैड सोफ़ी एंड जेंसी मेड द प्लान टू वर्क आफ्टर लिविंग द स्कूल। तो कहाँ पास प्लान करती हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पास प्राइवेट जॉब करेंगे। तो मैंने आपको समरी में ही बता दिया था कि बिस्किट फैक्ट्री थी, वहाँ पास ये लोग कह रहे थे कि हम प्राइवेट जॉब कर लेंगे, थोड़ी सी इनकम हो जाएगी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर डिड सोफीज फादर गो टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द यूके। मतलब जब वहाँ पर जाते हैं और ये वो मैच देखने जाते हैं, फिर वो मैच जीत भी जाया जाता है, मैंने जैसे बताया, तो उसके फादर, जो सोफ़ी के फादर, वो कहाँ पास इस सेलिब्रेशन, इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ जाते हैं, तो वो पब में जाते हैं। उसके फादर कहाँ जाते हैं, पब में जाते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया, मुश्किल से मतलब कि देखिए कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते, लेकिन इतना सिंपल तो नहीं आएगा ना, लेकिन कुछ भी आएगा, जैसे कि कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आ गए या फिर मेन थीम क्या आ गया, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द लिटिल डेरेक। देखिए सोफी का छोटा वाला भाई है ना, छोटा वाला भाई का नाम क्या है, दरेक है। अकॉर्डिंग टू लिटिल डेरेक, हु मे इन द वर्ल्ड कप। मतलब ये पहले ही बोल देता है कि जो आयरलैंड है, ये पहले ही बोल देता है, उसका छोटा भाई पहले जब मैच देखता है तभी कहता है कि आयरलैंड ही जीतेगी। जो छोटे बच्चे नहीं रहते, चिल्लाते रहते हैं कि ये जीतेंगे, ये जीतेंगे, तो इस प्रकार से इसको पहले ही लग रहा था कि क्या कौन जीतेगा, आयरलैंड जीतेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू सोफी व्हाट वाज द कलर कैसी आई। जो अपने भाई को, अपने फादर को बोलती रहती है कि मैं डेसी से मिल के आई हूँ, तो उस टाइम मतलब उसके उसके फिजिकल लुक के बारे में भी बताती है थोड़ा। तो इसमें कहती है कि उसकी जो आई है, ये क्वेश्चन पूछा है कि अकॉर्डिंग टू सोफी कैसी का आई किस कलर का, तो ग्रीन कलर का। वो कहती है कि जो डेंसी है उसका आई किस प्रकार का है, किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। फ्रेंड यहाँ पास पापा कैसे लिखा है, बट उसका फुल नेम मैंने आपको बताया कि डेंसी कैसी है ना। एग्जाम में अगर आ जाए इसे पहचानने का, तो नाम याद रखिएगा, डेंसी कैसी। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा ये वाला भी चैप्टर फिनिश हो जाता है। जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, मैंने सारे ही ऐड कर लिए थे। यहाँ आपका जब स्टार्ट होता है नेक्स्ट हमारा चैप्टर, माई मदर एट 66, जो कि आपके मतलब जितने भी प्रोज पार्ट थे वो ख़त्म हो गए, जितने भी फ्लेमिंगो के प्रोज पार्ट थे वो ख़त्म हो गए। अब यहाँ से जो आपका स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा पोएम का पार्ट। आप जानते हैं फ्लेमिंगो में प्रोज एंड पोएम दोनों ही इंक्लूड करके दिया है, तो प्रोज का सारा खत्म हो गया ना। इसमें 2 ही चैप्टर बचा था जो प्रोज का हम नहीं करवा पाए थे, नहीं तो आपके फर्स्ट वाले पार्ट में प्रोज के सारे ही चैप्टर वहाँ पास इंक्लूड है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका पोएम। तो आपका फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66। तो इसकी थोड़ी सी हम लोग शॉर्ट स्टोरी देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी पोएम है ये, कमला दास द्वारा लिखी गई है। कमला दास जी बहुत ही वेल नोन पोएट मानी जाती हैं, बहुत मतलब कि मोस्टली तो सभी वोमेन की वो फेवरेट ही रहती होंगी, मेरी भी हैं। उनके वर्क इतने अच्छे रहते हैं कि वो मतलब अपने पर्सनल लाइफ के बारे में उस टाइम से, आज के ज़माने में सोचिए कि कोई लेडीज़ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में किसी वर्क में नहीं लिखना पसंद करेगी, बट उस टाइम में जो कमला दास है, इतना उनके पास हिम्मत थी, इतना जान जिगरा था कि उस टाइम में भी वो अपने पर्सनल चीज़ों को उसमें शेयर कर देती थी, और काफ़ी अच्छे से उसको मतलब कि काफ़ी अच्छे से उसको शेयर करती थी। इसलिए मैंने कहा कि ये आपकी इंपॉर्टेंट राइटर हो जाती हैं। तो थोड़ा सा हम समरी देख लेते हैं। दिस इज अ टचिंग पोएम रिटन बाय इंडियन पोएट कमला दास, हु रोट अंडर द पेन नेम ऑफ मधुकुट्टी। अब ये नोटिस कर लीजिए, ये किस पेन नेम से लिखती थी या किस सुडो नेम से लिखती थी, तो मधुकुट्टी नेम से ये अपना वर्क को लिखती थी। इन दिस पोएम सी डिस्क्राइब हर फीलिंग ऑफ लव एंड अटैचमेंट टुवार्ड्स हर एजिंग मदर। इस वाले पोएम उन्होंने दिखाया है, क्या दिखाया है, अपने लव को, अपने अटैचमेंट को, अपने अपने एजिंग मदर यहाँ पर दिखाया है, जो बढ़ती हुई एज नहीं रहती, उनकी मदर की बढ़ती हुई एज है, तो उसी को यहाँ पास एजिंग मदर बोला गया है। जिसमें वो जब मतलब कि कार से जाती हैं तो अपनी उनकी मदर साइड वाली सीट में लेटी रहती हैं, मतलब बैठी रहती हैं, बैठे बैठे वो क्या कार में सो जाती हैं, फिर वो उनका उनका मुंह थोड़ा सा खुला रहता है, और उनको जब ये चीज़ हमारी पोइटिस देखती हैं तो उनको लगता है कि मेरी मदर तो ऐसी लग रही है जैसे कि कोई ये बॉडी हो, है ना, लगता है कि जैसे, फिर उनको लगता है कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई, उनको फील होता है, फिर उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा प्यार वो होता है, फिर सहानुभूति होती है, फिर कुछ टाइम बाद उनको फील होता है कि कुछ दिन की ही मेरी माँ है जो बूढ़ी हो गई है, बूढ़े होने के बाद सबका अंत समय तो आ जाता है, तो उनको इस चीज़ का बुरा भी लगता है। तो ये पूरे इस वाले पोएम में बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। वंस द पोएट वेंट टू द वंस द पोएट वेंट टू द विजिट हर मदर। अपने मदर के यहाँ जाती हैं, बट वहाँ से रिटर्न होती है, जब रिटर्न होती है तब की ये कहानी वो पोएम इस वाले पोएम डिस्क्राइब की है। सी वॉज ऑन हर वे बैक टू द एयरपोर्ट टू रिटर्न टू कोची। कौन से एयरपोर्ट पे वो रिटर्न होती है, कोचीन पे, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी लुक्ड एट हर मदर हु वॉज सीटेड बिसाइड हर इन कार। तो मतलब जो उनकी मदर रहते हैं वो बगल में ही बैठी रहती हैं उनकी कार की सीट के। हर मदर हैड, और कार कौन ड्राइव करता रहता है फ्रेंड, ये आपकी जो पोइटिस हैं वो कमला दास, वो ड्राइव करती रहती हैं। हर मदर हैड डस्ट ऑफ टू स्लीप एंड हर एजिंग फेस वॉज स्मोकी इन कलर लाइक एस। अब यहाँ पास देखिए एस का यूज़ हुआ है, एस मीन्स होता है राख एक प्रकार का, और यहाँ पास देखिए
कलर वॉज स्मोकी, स्मोकी मीन्स हो गया सांवला हो गया ना, जैसे स्मोकी आइज आप लोग देखेंगे मेकअप में लड़कियां करती हैं स्मोकी आइज, इसका मतलब कि जो थोड़ा जो कालापन का वो लुक नहीं आ जाता थोड़ा सा मीन्स सांवले का, तो वही कहती हैं कि जब वो अपनी मदर की तरफ उनका ध्यान जाता है, ड्राइव करते हैं उनकी अपनी मदर की तरफ उनका ध्यान जाता है, तो वो देखती हैं उनकी मदर कैसे, उनका फेस कैसा लग रहा है, उनका एजिंग फेस कैसा लग रहा है, कि उनको लगता है कि अब तो मेरी माँ बूढ़ी हो गई हैं, उनका फेस जो है एक स्मोकी कलर का हो गया, जैसे लाइक जैसे कि कोई डेड बॉडी, यहाँ पास एस मीन्स होता है राख, बट यहाँ राख को यहाँ पास किससे सिम्बॉलिज किया गया है, डेड बॉडी से सिंबलाइज किया गया। उनको लगता है कि मेरी माँ ऐसे मुझे लग रही हैं सोते हुए, जैसे लग रहा है कि ये कोई डेड बॉडी है, उनका चेहरा थोड़ा सांवला हो गया है, फेस पे रिंकल्स वगैरह आ गए हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं, तो उनको ये सब देख के बहुत बुरा लगता है। तो इस चीज़ से अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो विंडो से बाहर देखती हैं, वहाँ पास देखती हैं कि यंग ट्रीज़ हैं, फिर छोटे छोटे बच्चे, यंग बच्चे हैं जो अपने घरों के सामने खेल रहे हैं, तो इन सब चीज़ को दिखाया गया है कि उनके ये बिल्कुल ही उनकी माँ के एज के अपोजिट थे, मतलब वो लोग यंग एज के थे बट इनकी माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, तो ये बिल्कुल ही अपोजिट कॉन्ट्रास्ट चीज़ें इसमें दिखाया हुआ है। दो चीज़ों को राइटर ने अपने पोएम में डिस्क्राइब किया, एक तो अपनी माँ की एज को जो कि मृत्यु की ओर बढ़ रही हैं, एक छोटे बच्चों को, और पेड़ को जो किसके हैं, यंग एज के हैं मीन्स, तो इस प्रकार से दो थीम देखने को मिल रही है, दो स्टोरी देखने को मिल रही है, और वो दोनों ही अपोजिट हैं, दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं। तो हर माउथ वॉज ओपन एस सी रिजेंबल्ड ए डेड बॉडी, तो जब उनका माउथ, मतलब वो सोई हुई है, उनका माउथ हल्का सा, जैसे बूढ़ी औरतों का खुला नहीं रहता, तो उनका भी माउथ हल्का सा खुला हुआ है। तो राइटर क्या सॉरी राइटर क्या रिजेंबल करती हैं कि जैसे उनकी मदर क्या लग रही हैं, एक डेड बॉडी के समान प्रतीत हो रही हैं। द पोएट रियलाइज दैट हर मदर वॉज ओल्ड, तब उस टाइम पोएट को रियलाइज होता है कि उनकी माँ क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी हैं। सी फेल्ट पेन एंड सिंपैथी फॉर हर, है ना, उनको इसके लिए बुरा लगता है, उनके लिए उनको उनको सिंपैथी का एक भावना जागृत होता है। हर मदर नीडेड लव, वो जान जाती हैं कि अब मेरी मदर बूढ़ी हो चुकी है, अब इनको एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा अफेक्शन एंड एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। जैसे बच्चों को जितनी केयर की ज़रूरत होती है ना, बूढ़ों को भी उतनी ही केयर की ज़रूरत होती है। इस प्रकार से इनको यहाँ पास लगता है कि हाँ मेरी माँ तो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, इनको एक्स्ट्रा लव केयर अफेक्शन की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द ग्लूम द पोएट शिफ्टेड हर ग्लैंस, मतलब कि ये जब इतने ज़्यादा गहराई में डूब जाते हैं, अपने मदर की सोच में डूब जाती हैं, दुख में, तो उनको लगता है कि मैं माइंड कहीं और डाइवर्ट करूँ, तो माइंड को और कहीं कहीं और लगाने के लिए क्या करती हैं, दिस पोएट शिफ्टेड हर ग्लैंस एंड लुकड आउट ऑफ द कार्स विंडो, और कार के विंडो के बाहर वो देखती हैं अपने माइंड को कहीं और लगाने के लिए। फिर वहाँ पास वो क्या देखती, मैंने आपको बता ही दिया, देयर शी शाई ये यंग ट्रीज पास बाई, मतलब छोटे जो यंग ट्रीज है वो उनके कार आगे जा रही है, तो जो ट्रीज हैं वो क्या कह रहे हैं, पीछे पास हो जा रहे हैं ना, तो अगर आप कार चलाएंगे तो ट्रीज तो पीछे पास होंगे, ट्रीज तो आपके साथ आएंगे नहीं, तो वही वो डिस्क्राइब बहुत अच्छे से पोएम में की है, मैं भी आपको उसी हिसाब से डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बताती है किस प्रकार से उनका कार आगे जा रहा है, और जो ट्रीज हैं, यंग ट्रीज हैं, वो पीछे पास होती जा रही हैं। लिटिल चिल्ड्रेन वर रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस इनटू द प्लेग्राउंड्स, मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपने हाउसेस के, जो अपने घरों के प्लेग्राउंड में कैसे खेल रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, ये सब कुछ अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया गया है। दीज थिंग्स वर कंट्रेरी टू द एजिंग फेस ऑफ हर मदर, ये दोनों ही चीज़ें कैसी थी, बिल्कुल ही अपोजिट थी उनकी मदर के एजिंग फेस, मतलब उनकी मदर की बढ़ती उम्र के बिल्कुल ही ये दोनों चीज़ें क्या थी, अपोजिट थे। दे सिम्बलाइज्ड एनर्जी, लाइफ एंड हैप्पीनेस, ये जो ट्रीज थे, ये जो बच्चे थे, किस चीज़ के सिंबल थे, एनर्जी के सिंबल थे, बच्चों से ज़्यादा एनर्जी तो किसी में होती ही नहीं है ना, लाइफ के सिंबल थे कि अभी तो उनका उम्र स्टार्ट हुआ है, पेड़ों का उम्र कितना ज़्यादा रहता है ना, तो यही उनको लगता है कि इन इन सब ये किस चीज़ के सिम्बलाइज, एनर्जी के, लाइफ के एंड हैप्पीनेस के सिम्बलाइज, पर उनकी मदर तो अब डेथ की तरफ बढ़ रही हैं, तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट चीज़ों को इस वाले पोएम में दिखाया गया, और जो कमला दास ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी किया है। तो आई होप आपको भी स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की बारी आ गई, स्टोरी बहुत डीप में मैंने आपको बता दी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कौन है, कमला दास है, मिसेस कमला दास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हेन व्हाट्स द पोइट इज बॉर्न, पोइट से आप देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके राइटर से ना, एक तो ये की राइटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है पीएचडी में, तो इनको हम लोग एकदम गहराई से इनके काफ़ी वर्कों को पढ़े हैं, तो इसलिए हम बता रहे हैं। व्हेन वाज द पोइट इज बॉर्न इन 1934, नेम द प्लेस वेयर द पोइटिस वॉज बॉर्न, मालाबार केरला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर चलो बर्थ नहीं पूछ रहा है तो भी आपके प्लेस तो पूछ ही सकता है कि मालाबार केरला, तो कौन बॉर्न हुआ था, तो कमला दास। हु इज़ आई इन द पोएम, तो मैंने आपको बताया हु इज़ आई इन द पोएम, डॉटर रिप्रेजेंट कर रही है, आई को खुद को डॉटर रिप्रेजेंट करे, आई यहाँ पास कौन है फ्रेंड, उनकी डॉटर है, या फिर कह दीजिए कमला दास हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच डे
इज मेंशन इन द पोएम। तो फ्राइडे का डे है जो इस वाले पोएम में आपके मेंशन हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पेन नेम ऑफ कमला दास। कमला दास का पेन नेम क्या है, मैंने आपको बताया कि मधुकुट्टी उनका पेन नेम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है हु हैज़ रिटन द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट इनका बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल है फ्रेंड, जो कि कमला दास के द्वारा 1977 में लिखा गया था। नेम हर सम अदर वर्क्स पब्लिश्ड। तो जैसे कि हो गया इनका और अदर इंपॉर्टेंट वर्क हो गया, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते थे, इसलिए मैंने ऐड कर लिए। जैसे कि पद्मावती दी हरोट एंड दी अदर स्टोरीज। ये जो कलेक्शन है आपका, ये एक मतलब शायद शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है, एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है जो कि 1992 में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरी को इसमें कलेक्ट किया गया है। तो व्हाट इज़ द पद्मावती द हरोट एंड द अदर स्टोरीज। तो ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। इसमें इस वाले का थीम क्या दिखाया है फ्रेंड, ह्यूमन रिलेशनशिप को दिखाया है कि ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे एक मदर अपने डॉटर से कनेक्ट रहती है, कैसे एक डॉटर अपनी मदर से कनेक्ट रहती है, फिर कैसे एक डॉटर को अपनी मदर से सेपरेशन का डर लगा रहता है कि अब मेरी मदर की एज हो गई है, अब मैं इससे हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगी, मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लेंगी, या फिर मैं ही कुछ एज का तो नहीं कहा, ऐसा तो है नहीं कि मृत्यु एज के अकॉर्डिंग आती, कभी भी आ सकती, बट ये लगता है कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो पहले जाएंगे, तो उनको एक प्रकार के सेपरेशन का थीम भी इसमें देखने को मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है हु अकम्पैनिड द पोएटिस। मतलब क्या चीज़ ऐसी चीज़ रहती है जो पोएटिस को हमारे परेशान कर देती है, अकम्पैनिड कर देती है, तो उनकी मदर, हर मदर। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है टू होम विच थिंग वॉज द मदर कंपेयर। तो अपने मदर को किस चीज़ से कंपेयर करती, मतलब मदर की एज को किस चीज़ से कंपेयर करती है कमला दास। लेट विंटर्स मून, मतलब कि जो लेट विंटर्स के जो मून रहते हैं उसके साथ अपनी मदर की को वो कंपेयर करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मीटिंग व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट फास्ट रीच रनिंग। तो यहाँ पास जब बच्चों को वो डिस्क्राइब करती है अपने पोएम में, तो ये सारे वर्ड स्प्रिंटिंग वगैरह यूज़ करती हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड वैन। वैन मीन्स होता है कलरलेस, मीन्स जैसे कि उनके फेस का उनके मदर के फेस का कलर कैसा हो गया है, वो बताई नहीं, स्पोकी थोड़ा सांवला हो गया है, तो एक प्रकार से कलरलेस यहाँ पास बता रही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है हु वर स्प्रिंटिंग आउट ऑफ द विंडो। तो कौन स्प्रिंटिंग करता रहता है, यंग ट्रीज जो रहते हैं, जो यंग ट्रीज रहते हैं वो स्प्रिंटिंग करते रहते हैं। जो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट वर द मेरी चिल्ड्रंस डूइंग। जो छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे रहते हैं, वो क्या करते रहते हैं, स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मतलब अपने होम्स के पास क्या करते रहते हैं, स्पीलिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट डज द वर्ड फियर एक्सप्रेस इन द पोएम। मैंने आपको बताया है कि परमानेंट सेपरेशन फ्रॉम द मदर। उनको लगता है कि अब मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, अब तो ऐसा एक टाइम जरूर जल्द ही आने वाला है जिससे कि मेरी माँ और मेरे में बहुत मतलब एक सेपरेशन का थीम भी देखने को मिला है कि अलग हो जाऊंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है वेयर आर द मदर एंड द पोइट इज गोइंग वन डे। तो कहाँ जाती रहती हैं उस दिन, कमला दास अपनी माँ की घर आती हैं और वहाँ से रिटर्न होती रहती हैं, तो कोचीन एयरपोर्ट में जाती हैं। मैंने आपको ये बताया है कि कोचीन एयरपोर्ट पे वो लोग जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मदर डूइंग ड्यूरिंग देयर शॉर्ट जर्नी। तो जो कार में जब रहती हैं, मतलब ये शॉर्ट जर्नी में उनकी मदर क्या करती हैं, ये पूछा गया। मदर इज़ डोजिंग, मतलब कि वो डोजिंग करती रहती है, मतलब जैसे कि एक वो नहीं होता शॉर्ट स्लिप ले लो, शॉर्ट स्लिप ले लो, थोड़े टाइम के लिए सो जाओ, तो ये होता है। और डोजिंग मीन्स होता है जैसे कि जैसे बूढ़ी औरतें नहीं मुँह से ऐसे करती हैं, वो होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉर्प्स। तो कॉप्स मीन्स क्या होता है, डेड बॉडी। वो अपनी माँ को किससे तुलना करती है, कॉप्स के साथ तुलना करती है कि सोई हुई माँ तो मेरी ऐसे लग रही है जैसे कि कोई डेड बॉडी है, कोई कॉप्स हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है हु लुक्स लाइक अ कॉप्स। तो उनकी मदर रहती है, मैंने ये तो आपको बताई थी, सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पास हमारा ये वाला भी आपका पोएम खत्म हो जाता है। तो हमारा थर्ड पोएम फ्रेंड आपके सिलेबस में जितना मेंशन है उतना ही करा रही हूँ, मतलब कि जो एनसीईआरटी में फर्स्ट पोएम है आपका फ्लामिंगो बुक का, वो आपके सिलेबस में मेंशन है, बट सेकंड वाले बुक पोएम को आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया, इसलिए मैंने भी छोड़ दिया, क्योंकि जितना सिलेबस में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग टीजीटी में एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, अदर से कहीं भी नहीं आए थे। जितने चैप्टर आपके टीजीटी में मेंशन थे सिलेबस में, उतने से ही केवल आए थे, है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो आपका सेकंड वाला पोएम मैंने नहीं ऐड किया, क्योंकि आपके सिलेबस में भी मेंशन नहीं है। तो हमारा थर्ड वाला पोएम आता है कीपिंग क्वाइट, है ना। इसकी थोड़ी सी शॉर्ट समरी हम लोग देख लेते हैं। पोएम, जस्ट अ सेकेंड, पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय द पैब्लो नरूडा। एक बार इसके राइटर को देख लीजिए कौन है, पैब्लो
नेरूडा है डिस्कसेस द नीड ऑफ द मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस। इस वाले पोएम में वो डिस्कस करते हैं कि अगर थोड़े टाइम तक कि भी कोई इंसान बिना बोले बिना कुछ किए शांत रह जाए, मतलब एकदम शांतिपूर्ण पूर्ण रह जाए, तो क्या इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नीड ऑफ मेंटेनेंस पीस एंड साइलेंस ही इज स्ट्रेस स्ट्रेस अपॉन बीइंग क्वाइट एंड हार्मलेस टू ह्यूमन बींग्स एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। वो कहते हैं कि अगर लोग थोड़े टाइम तक भी, वो इस वाले पोएम में बताते हैं कि अगर मैं 12 तक गिनता हूँ, मतलब बहुत कुछ पहले तो शांत होने के बहुत सारे फायदे वो बताते हैं, किस प्रकार से जो मछुआरे हैं वो वेल को नुकसान नहीं कर पाएंगे, जो लोग नमक इकट्ठा कर रहे हैं उनके हाथों में चोट नहीं लगेगा नमक इकट्ठा करने के लिए, बहुत कुछ ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। फिर उसके बाद मतलब ये भी बताते हैं कि चलो मैं कहते हैं कि चलो मैं 12 तक गिनता हूँ, 12 तक गिनता हूँ, और आप सभी लोग 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए जितना भी हो सके 1 सेकंड के लिए, मोस्टली इसमें मेंशन है कि 1 सेकंड के लिए आप लोग शांत रहे। कहते हैं उस टाइम तक दुनिया के को काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस मिल जाएगा, मतलब कि कुछ मार धाड़ नहीं होगा, ऐसा कुछ कहते हैं कि अगर थोड़ी टाइम तक भी इंसान शांत रहे, पीसफुल रहे थोड़ा सा, तो उसको कितना ज़्यादा मतलब दुनिया में मेंटेनेंस स्थापित हो जाएगा। तो अपने इसी थॉट को इन्होंने इस वाले पोएम में प्रेजेंट किया है। तो यही कहते हैं ही स्ट्रेस अपॉन बीइंग, कहते हैं कि ही स्ट्रेसेस अपॉन बीइंग क्वाइट एंड हार्मलेस टू द ह्यूमन बींग्स एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। जो कि मतलब कि ये सब चीज़ें जो है इंसान अपनी दिनचर्या के लिए जो चीज़ें करता है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, किसके लिए करता है, खुद इंसान के लिए भी होता है, एनिमल्स के लिए भी होता है, इन्वायरमेंट के लिए भी होता है। ही सजेस्ट दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी, इसके लिए वो क्या सजेस्ट करते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि एक मेंटेनेंस एंड एक मेंटेनेंस करने के लिए एक पीस और हार्मनी की ज़रूरत है, जो कि आप लोगों को करना चाहिए। इट इज़ द रिक्वायर्ड टू स्टॉप एंड इंट्रोस्पेक्ट ओवर सेल्फ। कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के आप बिल्कुल क्या हो जाओ, एकदम ही शांत हो जाओ, एकदम ही खड़े हो जाओ, एकदम ही चुपचाप कुछ भी मत करो, और बस अपने अंतरात्मा, इंट्रोस्पेक्ट मीन्स होता है अंतरात्मा या फिर कह लीजिए कुछ भी अंतरदर्शन होता है। तो अपने बस केवल तुम अपने अंतरात्मा अंतरदर्शन की बातें सुनो, केवल उसका ही तुम दर्शन करो और कुछ भी मत करो। तो इसकी वजह से देखिए यही थीम इस वाले पोएम में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। फिर उसके बाद वो लास्ट में कहते हैं कि मैं 12 तक गिनता हूँ, आप लोग अपने मतलब कि इंट्रोस्पेक्ट करो, मतलब कि क्या इंट्रोस्पेक्ट करो, जो कि थोड़े टाइम तक की ही दुनिया में मेंटेनेंस बनी रहे। तो आई होप आपको चैप्टर सही लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं समझ में आया होगा तो क्वेश्चन आंसर के थ्रू तो समझ में आ ही जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो मैंने आपको बता ही दिया कि पैब्लो नेरूडा हैं। ये देखिए सबसे पहले तो ये राइटर ही आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पैब्लो नेरूडा जो फेमस राइटर हैं। तो व्हाट इज़ द सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ पैब्लो नेरूडा। इनका रियल नेम देख लीजिए, नेप्ताली रियल्स बसो अल्टो इनका रियल नेम है। जस्ट अ सेकंड में पानी पी लेती हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड पैब्लो नेरूडा विन नोबेल प्राइज। तो इनको नोबेल प्राइज कब मिला था फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कब मिला था, 1971 को मिला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द पोएट वांट्स अस टू डू फॉर 1 सेकेंड। वो क्या चाहते हैं कि सभी लोग 1 सेकेंड के लिए ना करें, मतलब 1 सेकेंड के लिए वो मतलब ना करें। तो ये इसका आंसर है नॉट टू अटर एनी लैंग्वेज। वो कहते हैं आप चाहे जिस लैंग्वेज बोल रहे हो, बस 1 सेकंड के लिए आप लोग चुप रहो, कुछ भी मत करो, एकदम शांत खड़े रहो, एकदम पीसफुल वे में बिल्कुल ही शांत खड़े रहो, कुछ भी मत बोलो। तो यही इसका आंसर है नॉट टू अटर इन एनी लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अप टू विच नंबर विल द पोएट काउंट। तो मैंने आपको बार बार समरी में चिक चिक के बताया कि वो बोलते हैं मैं 12 तक काउंट करूंगा और पूरी आप लोग सभी लोग 1 सेकंड के लिए शांत हो जाना। तो वो 12 तक काउंट करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, टू विच विल द फिशरमैन नॉट हार्म। मतलब जब अगर वो 1 मिनट के लिए शांत रहेगा, अपने हाथ पर नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा, अपने अंतर आत्मा को दर्शन करेगा, अंतर आत्मा के अंतर बातों को सुनेगा, तो वो क्या नहीं करेगा, क्या नहीं कर पाएगा उस टाइम, वो क्या कर किसको हार नहीं पहुंचा पाएगा, वेल्स को, है ना। जो फिशरमैन है वो वेल्स को हार नहीं पहुंचा पाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर वुड द मेन गैदरिंग शॉल्ट लोकेट। तो कहाँ पास होता है, हर्ट से, मतलब जो शॉल्ट है उसको गैदर मतलब उसको इकट्ठा करते समय, तो हाथों में मतलब नमक है तो चोट तो लगेगी, सिंपल सी बात है भाई। जो लोग समुद्र से शॉल्ट को इकट्ठा करते हैं उनके हाथों, आप अगर आप लोग उन लोगों का हाथ देखें तो काफ़ी मतलब कि उनके उनके हाथों पे काफ़ी ज़्यादा घाव वगैरह रहते हैं। तो कहते हैं कि अगर कुछ टाइम तक भी आप नमक इकट्ठा करना बंद कर दोगे तो आपके हाथों में चोट नहीं लगेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द पोएट वांट्स अस टू डू ड्यूरिंग हिज काउंटिंग अप टू 12। वो कहते हैं कि जब तक मैं 12 गिनता हूँ तब तक तुम क्या करो, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, अंतर्दर्शन करो तुम। हाँ, आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। तो ये हाँ देखिए सेल्फ एनालाइज होता है इंट्रोस्पेक्शन में।
खुद को एनालाइज करो या फिर अंतर्दर्शन करो, इस प्रकार से पूछे हैं कि जब तक मैं 12 तक काउंट करता हूँ, तुम लोग क्या करो, ये चीज़ करो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड मीन्स होता है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मीन्स होता है, आई होप आपको क्लियर होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वाइवर। सर्वाइवर किस चीज़ को कहते हैं, अ फेलो हु कंटिन्यूज टू लाइफ। एक फेलो, एक इंसान ऐसा हो जो कि अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता रहता है, अपने अपने मतलब कि अपनी लाइफ को किस प्रकार से जीता है, तो ये क्या हो गया, सर्वाइवर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रंक, नो मीनिंग ऑफ नो ट्रंक विथ, नो ट्रक विथ। तो इसका मतलब नो रिलेशन विथ। वो कहते हैं थोड़े टाइम ही शांत रहो, कोई मत सोचो कि तुम्हारे पास कोई रिलेशन है, तुम्हारा कोई बच्चा, कोई कुछ भी। कैसे थोड़े टाइम तक ही आप लोग क्या करो, अंतर्दर्शन करो, मतलब खुद को सेल्फ एनालाइज करो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फिशरमैन सिम्बॉलिक ऑफ। तो फिशरमैन इस वाले पोएम में जो हमारे राइटर पैब्लो नेरूदा, वो फिशरमैन को किस चीज़ के लिए सिम्बोलाइज किए हैं इस पोएम में, तो ग्रीड के लिए किए हैं फ्रेंड, ग्रीड के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूज। यूज मीन्स तो बिग होता है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा आता है, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसअंडरस्टैंड। मीन्स कन्फ्यूज होता है, मिसअंडरस्टैंड मीन्स क्या होता है, कन्फ्यूज होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबली। प्रोबेबली मीन्स होता है परहैप्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवेन। इंटरवेंस मीन्स होता है, देखिए ये सब चीज़ें आपके ना, जब वोकैब सेक्शन जो पूछा जाएगा तो आपके चैप्टर, आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन एक वोकैब में भी पूछा जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसलिए मैंने ऐड कर ली कि अगर वोकैब सेक्शन में आपके पूछा गया, सिनोनिम्स सेंटोनिम्स में पूछा गया, तो ये आपको पता हो। तो इंटरवेन मीन्स होता है इंटरप्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी द डेट। क्या आपको लगता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पोएट है हमारे हैं, वो इनएक्टिविटी एंड डेथ को क्या कर रहे हैं, की वकालत कर रहे हैं। अब आप ये पूछा गया है, तो रीडर से पूछा गया है, तो ये नो, इसका आंसर है कि नहीं, रीडर को नहीं लगता है कि जो हमारे पोएट है वो इनएक्टिविटी एंड डेथ की वकालत कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पोएट कॉल द मोमेंट ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। तो वो जो मोमेंट था, जब जब पोएट ने सबसे कह दिया कि आप बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन के, मतलब एकदम शांति से बस अंतर्दर्शन ही करो, तो वो उस चीज़ को क्या, उस मोमेंट को उन्होंने क्या बुलाया है, उस मोमेंट को पोएट ने क्या बुलाया है, एक्सोटिक बुलाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द अर्थ टीच अस। तो अर्थ हमें क्या टीच करती है, वी मस्ट बी होपफुल अबाउट लाइफ। तो ये पोएम हमारे राइटर बताते हैं कि अर्थ हमारे है, जो अर्थ हमें है, जो वो बहुत कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है, इसके लिए किसी को हार्म पहुंचाने की ज़रूरत नहीं होती है दुनिया में। अर्थ जो है हमें एक अच्छा लाइफ जीने की प्रोसेस बता सकती है। हमारी लाइफ में चाहे सब कुछ बुरा ही हो रहा, बट हमें अर्थ जो है हमें एक होप प्रदान करती है कि किस प्रकार को तुम अपने बुरे चीज़ों को भी अच्छा कर लो। अगर फिर भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो अपनी लाइफ में एक होप बना के रखो कि कुछ ना कुछ फ्यूचर में तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। अगर वो लाइफ में मीन्स वही लोग अपनी लाइफ में कुछ गलत काम करते हैं, जो कि अपना होप खो देते हैं ना। बार बार आप एग्जाम की तैयारी करें, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो एक टाइम पे ऐसा आ जाता है कि स्टूडेंट अपना होप ही खो देते हैं। तो यही अर्थ उनको क्या टीच करती है कि अपना होप कभी भी मत को, आज नहीं पास हो रहा है तो कल आपकी जॉब लगनी पक्की है, किसी ना किसी में तो लगनी पक्की है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पास फ्रेंड हमारा ये वाला भी चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 4 आता, मीन्स पोएम 4 आता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स। आपके जॉन किट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर, आप लोग जानते ही होंगे। थोड़ी सी अ थिंग ऑफ ब्यूटी की थोड़ी सी शॉर्ट समरी हम लोग देख लेते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ पोएम टेकन फ्रॉम द पोएम टाइटल इंडिमियन। इंडिमियन का ये पार्ट है आपका। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो किसका पार्ट है फ्रेंड, अगर पूछ लिया जाए तो इंडिमियन का पार्ट है। इंडिमियन जो है जॉन किट्स द्वारा मतलब कि जॉन किट्स का मोस्ट फेमस वर्क माना जाता है इंडिमियन को। अब पोइटिक रोमांस, जो कि क्या है फ्रेंड, एक पोइटिक रोमांस वो लिखे है ये इंडिमियन, रिटन बाय द फेमस पोएट जॉन किट्स, जो कि जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। ये बिल्कुल भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि जॉन किट्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा फेमस राइटर हैं, बहुत बहुत ज़्यादा फेमस राइटर ये माने जाते हैं। द पोएट सेज दैट अ ब्यूटीफुल थिंग इन अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय। वो कहते हैं कि एंडलेस जॉय जो ख़त्म होने वाला हैप्पीनेस है, उसमें भी आपको क्या मिल सकती है, एक ब्यूटीफुल थिंग मिल सकता है। मतलब कि हर एक चीज़ में अगर आप ढूंढोगे तो आपको ब्यूटीनेस तो आपको हर एक चीज़ में मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी चीज़ रहे, चाहे पेड़ पत्ते इंसान कुछ भी चीज़ रहे, आपको अगर बस ढूंढने का तरीका आना चाहिए, ये ब्यूटी तो आपको सब चीज़ में मिल जाएगी। इट हैज़ इटर्नल ब्यूटी। वो अपने पोएम में किसी कौन सी ब्यूटी की बात करते हैं, इटर्नल ब्यूटी की बात करते हैं, विच नेवर फेड्स अवे, जो कि कभी फेड्स नहीं होगी। अ ब्यूटीफुल थिंग इज़ लाइक अ सैडी शेल्टर।
दैट गिव्स अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, गुड हेल्थ एंड रिलैक्सेशन। तो ब्यूटी को किस चीज़ से तुलना करते हैं कि ब्यूटीफुल एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब कि आपको एक अच्छा शेल्टर प्रदान करेगी, जहाँ पास आप एक चैन की नींद ले पाओगे, एक आप एक अच्छा सपना देख पाओगे, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, गुड रहेगी, और वहाँ पास आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे। तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास शेल्टर भी नहीं है बट आपको किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया अच्छा है, मतलब आप गरीब भी हो बट आपका नज़रिया अच्छा है, तो आप वहाँ पास भी उस झोपड़ी में भी एक क्या लोगे, एक चैन की सांस लोगे, एक आराम से एक सपना, अच्छा सा सपना देखोगे, और एक आपकी गुड भी हेल्थ रहेगी। कहते हैं ना, अमीरों के पास जितने ही पैसे रहते हैं बट उन क्या होता है कि उनके पास चैन की सांस नहीं रहती, ये करना है, वो करना है, वो करना है, और गरीब बेचारे क्या है, 2 वक्त का काम किए, 2 वक्त की रोटी खाएं और चैन से आराम से सोते हैं। तो यही पास यहाँ पास बताया गया है, फिर हमारे राइटर बताते हैं, ये आपके थीम में नहीं मेंशन है, ये मैं आपको एग्जांपल दी हूँ, ये मत सोच लीजिए कि ये तो थीम में पढ़ाया नहीं है, मैम क्या पढ़ा रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ कि जॉन किट्स कहते हैं अपने पोएम के द्वारा, कहते हैं कि ब्यूटी तो सब चीज़ में मिल जाएगी, बस हमें उसे पाने का, उसे देखने का नज़रिया चाहिए। तो यहाँ पास तो आपकी समरी देखिए कंप्लीट हो गई, जो कि इंडिमियन की क्या थिंग ऑफ ब्यूटी किसका पार्ट है, इंडिमियन का पार्ट है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पास तक फ्रेंड हम आपके उस वाले वीडियो में बनाए थे, जो कि हम डिलीट कर दिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ से पूरा मैं रात भर बैठ के आपका ये वाला फिर से पीडीएफ तैयार, क्योंकि वो पता नहीं क्यों पीडीएफ यू जो था पढ़ाना था आगे का, मतलब कि टेस्ट उसके काफ़ी बड़े हो गए थे, तो मैं उसको शॉर्ट कर रही थी, और शॉर्ट करने के चक्कर में वो डिलीट हो गया, पूरा पीडीएफ ही डिलीट हो गया। उसके चक्कर में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, रात भर बैठ के ये पीडीएफ आपका बनाई हूँ। मतलब ये आपका पीडीएफ लगभग 120 पेज का है, क्योंकि इसमें आपका जो विस्टास के हैं उसके भी चैप्टर ऐड हैं, तो इसलिए ये पीडीएफ थोड़ी बनाने में रात भर मुझे टाइम लगा, काफ़ी टाइम तक, मतलब 2 बजे तक बनाई हूँ, और अभी आपका क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बताइए थिंग ऑफ ब्यूटी के राइटर कौन है, जॉन किट्स। मैंने बार बार बताया आपको कि इसके राइटर ये हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द लाइफ टाइम ऑफ जॉन किट्स। इनके लाइफ टाइम क्या है, तो इन 1795 में इनका जन्म हुआ था, 1821 में काफ़ी जल्दी ही इनकी मृत्यु हो गई थी, मात्र 24 साल के एज में। 24 साल के एज में जॉन किट्स की मृत्यु हो गई थी, किससे हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। ये सब मैं आपको बता दूं, क्योंकि फेमस राइटर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु वॉज जॉन किट्स, ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। इनकी देखिए नेशनलिटी आपको पता होनी चाहिए, इनकी नेशनलिटी क्या रहती है, ब्रिटिश पोएट रहते हैं, अब उसमें भी एक रोमांटिक पोएट रहते हैं ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट कोर्स वाज ही डूइंग व्हेन ही बिकम अ पोएट। मतलब जब वो पोएट नहीं बने थे, या फिर उसके पहले, मतलब कि जब तक ये जो सर्जरी का काम था, ये पहले से ही उसकी पढ़ाई पढ़ रहे थे, बट उसी बीच वो काफ़ी मतलब ऐसे पोएट से मिलते हैं, तो उनको क्या होता है, शैली वगैरह से मिलते हैं, तो इन सबको देख के क्या करते हैं कि ये भी पोएट बनने की ख्वाहिश रखते हैं, और ये कुछ अपने वर्क पब्लिश कराने लगते हैं, तो उसकी वजह से इनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। इस वजह से कहते हैं कि सर्जरी तो मैं कर ही लिया हूँ, पोएट का भी ये कार्य शुरू कर लेते हैं। तो यही पूछा गया है कि जब पोएट वो बनते हैं, तो उसके पहले वो क्या, मतलब क्या किस कौन सा कोर्स वो करते हैं, तो सर्जरी, मतलब कि एक सर्जन रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फ्रॉम विच बुक हैज़ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी टेकन। तो मैंने आपको बार बार बताया कि वो इंडिमियन का पार्ट है, ये फ्रॉम जॉन किट्स लॉन्गर पोएम इंडिमियन अ पोइटिक रोमांस द्वारा ये चैप्टर आपका लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ इंडिमियन। इंडिमियन कौन रहता है, उसमें का जो प्रोटोगोनिस्ट है उसका नेम ही इंडिमियन रहते हैं। अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड द पोएट एंड, मतलब इन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी का थीम आपको इंडिमियन में देखने को मिलेगा, कि उन्होंने अपने ही चीज़ को एक शेफर्ड, अपने ही कैरेक्टर को एक शेफर्ड के रूप में डिस्क्राइब किया है इंडिमियन को, इसलिए यहाँ पास बताया गया है कि यंग शेफर्ड रहता है एंड पोएट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर डज ही लाइव, वो कहाँ पास रहते थे, एम्प्टी लेटमॉस में जॉन किट्स रहते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, होम डज ही शी इन हिज विजन, किसको देखते हैं, इंडिमियन का ये सब क्वेश्चन है फ्रेंड, इंडिमियन का क्वेश्चन है। जो इंडिमियन रहता है वो अपने सपने में एक लड़की को देखता है, और लड़की का नाम रहता है, क्या रहता है, सिंथिया रहता है। यही पूछा गया है कि जो इंडिमियन रहता है वो अपने सपने में किसको देखता है, तो सिंथिया को देखता है, और उसको सपने में देख के उस लड़की को रियल में ढूंढने चला जाता है। तो रियल में उसको कहाँ मिले, बट एंड में एक मैडन मिलती है, एक सिंपल गर्ल मिलती है, जो कि सिंथिया ही रहती है, बाद में पता चलता है कि सिंथिया ही रहती है। तो हु वॉज सिंथिया, सिंथिया कोई और नॉर्मल लड़की नहीं रहती जो उसके ड्रीम में आती है, वो एक मून गॉडेस रहती है, मीन्स एक मून गॉडेस सिंथिया रहती है, जो कि एंड में इससे मिलती है, बट मून गॉडेस के रूप में नहीं मिलती है, वो मिलती है एक नॉर्मल लड़की, एक नॉर्मल लड़की के रूप में एंड में मिलती है इंडिमियन से। वॉट इज़ द थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, अ जॉय फॉर एवर, ऐसा ऐसा जॉय जो कि कभी भी ख़त्म ना हो, मतलब ऐसा जॉय जो हमेशा ही फॉर एवर रहे। तो यही चीज़ है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि जॉन किट्स ने बहुत अच्छे से अपने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है,
व्हाट हैपन्स टू इट्स लवलीनेस, क्या हो जाता है, इट इंक्रीजेज, कहते हैं अगर मतलब कि इंक्रीज हो जाता है, अगर किसी भी चीज़ में आप ब्यूटी को ढूंढ रहे हो तो क्या हो जाता है, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू द ब्यूटीफुल थिंग्स डू, ब्यूटीफुल थिंग्स थिंग्स क्या करती हैं, दे रिमूव द हैड सैडनेस, मतलब वो जितने भी आपके लाइफ में अगर आप किसी चीज़, मतलब आप सोच लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मत बताती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, बट किसी खुले जगह पे जाइए या फिर किसी नेचर, ऐसे नेचर में जो आपको पीसफुल लाइफ प्रदान करे, तो वहाँ पास जाके आप बैठ जाएंगे, तो वहाँ पास जो आपकी सैडनेस रहेगी वो देखते देखते ही आपके चेहरे से गायब हो जाएगी। तो यही इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डू द ब्यूटीफुल थिंग्स डू, दे रिमूव द सैडनेस, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द ब्यूटीफुल थिंग्स, तो क्या क्या ब्यूटीफुल थिंग्स हो सकता है जो कि इस वाले पोएम में हमारे राइटर ने डिस्क्राइब किया है। वो कह सकते हैं सन भी हो सकता है, मून भी हो सकती है, ट्रीज भी हो सकती है, डेफोडिल्स एक फूल फ्लावर होता है डेफोडिल्स का, डेफोडिल्स भी हो सकता है, कोई स्ट्रीम्स भी हो सकती है, डेथ भी हो सकता है, बस आपको उसमें ब्यूटी खोजने की ज़रूरत है। डेथ में भी, ये बोले कि डेथ में भी मिल सकता है ब्यूटी, बस आपको पहचानने की ज़रूरत होगी। किसी भी स्टोरीज में, बुक्स में, रेन में, ईटीसी, कहते हैं इन सब चीज़ में ब्यूटी सब चीज़ में विद्यमान है, बस आपको उसे देखने का नज़रिया चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पास ये वाला क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेवन, हेवन मीन्स होता है स्काई, नहीं कहते हैं, हेवन मीन्स स्काई, स्काई को इतना ऊपर तक, तो सब कहते हैं कि बर्ड स्काई में चली गई, तो इसका मतलब ये मतलब कि बर्ड हेवन में चली गई, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो हेवन में चली गई, इसका मतलब है कि स्काई की मतलब काफ़ी ऊपर चली गई। तो इस वाले पोएम में हेवन को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, स्काई के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रिंक, ब्रिंक मीन्स होता है एड्स, आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल, जस्ट अ सेकेंड, इमोर्टल ड्रिंक यहाँ पास पोएम में हमारे जो जॉन किट्स हैं वो किसको बोलते हैं, रेन को बोलते हैं, क्या ऐसा ड्रिंक जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा ही क्या रहेगा, इमोर्टल रहेगा। वो कौन सी ड्रिंक है, वो रेन ही है, मतलब रेन हमेशा बारिश होती ही रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ग्रीन वर्ड रिफर्स टू, ग्रीन वर्ड यहाँ पर जिस वर्ड का यूज़ किए ग्रीन वर्ड का, तो ये वर्ड किस चीज़ को पोएम में रिफर कर रहा है, तो जंगल को। जंगल हमेशा हरा भरा रहता है, इसलिए पोयम में राइटर ने जंगल या फॉरेस्ट वर्ड ना यूज़ करके ग्रीन वर्ड यूज़ किया, जो कि किसको रिफ़र कर रहा है, जंगल को ही रिफ़र करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज द स्लीप ऑफ अ पर्सन वेन ही सीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी, तो क्या करते हैं जब मतलब कि जो नींद में रहते हैं, स्लीप ऑफ पर्सन रहता है, वेन ही सीज थिंग ऑफ ब्यूटी, जब ब्यूटी को देखते हैं तो क्या करते हैं, और स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स, उनका स्लीप कैसा होता है, पूरा सपनों से भरा हो जाता है ना, और स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स, ऐसा नींद हो जाता है उनका जो कि पूरे सपनों से भरा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू द थिंक ऑफ ब्यूटी डू टू आवर हेल्थ एंड ब्रीथिंग, मतलब हमारे हेल्थ के लिए, हमारे सांस लेने के लिए जो ब्यूटी है वो क्या कर सकती है, दे गिव अस गुड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, वो हमें एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है, हमें एक अच्छा मतलब कि ब्रीथिंग दे सकती है, एक क्वाइट ब्रीथिंग दे सकती है एक। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पास तो देखिए ये चैप्टर खत्म हो गया, अ थिंक ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स। आई होप आपको पसंद भी आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, पोएम भी है आपका, मैं होप सो कि एग्जाम में देखने को भी मिल जाए इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ट्वेल्थ में आपके जितने भी राइटर हैं बहुत सारे सब इंपॉर्टेंट है, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे भी अपने में भी एक क्या है, बहुत ही ज़्यादा अमेरिकन राइटर हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर। मैंने टीएसटी वाले में इनका मतलब जॉन किट्स इन सब का जो आप देखिए, अगर आपको राइटर बेस्ड क्वेश्चन चाहिए ही तो आप एक काम कर लीजिए, ऐसे तो मैं सारे ही राइटर को कवर करा रही हूँ, बट अगर तब भी आपको राइटर बेस्ड क्वेश्चन, राइटर बेस्ड सीरीज चाहिए तो टीजीटी वाले केवीएस टीएसटी का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी राइटर को मैंने इंक्लूड किया था, और टीएसटी पीएचडी के राइटर काफ़ी अलग नहीं है, कुछ राइटर अलग है, बट जो राइटर आप में है आप मेंशन करके उनको पढ़ लीजिए, वहाँ पास मैंने शॉर्ट में ही कराया है, बट काफ़ी कुछ कराया है। वैसे टीजीटी के एग्जाम में राइटर बेस तो एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, बट पीएचडी का कुछ कह नहीं सकते ना, तो आप अपनी तैयारी करके जाइए, बट कुछ कह नहीं सकते कि इसमें भी आएगा। ऐसे आप टीचर मान लिए हैं कि जब टीएसटी में नहीं आया तो पीएचडी में भी नहीं आने की संभावना है, बट पीएचडी का लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, तो कुछ कह नहीं सकते, आप अपनी तैयारी करके जाइए, वरना आप बोलेंगे मैम ने ही मना कर दिया था राइटर कंप्लीट करने को, बट मैम नहीं मना करें। मैम आप तो देख रहे हैं, मैम खुद हर क्वेश्चन के, हर चैप्टर के 5-6 क्वेश्चन तो राइटर बेस ही उठा रही हैं, कि आप लोग ये ना कह सके मैम ने ये कवर नहीं कराया ना, तो इसलिए मैं पूरा सब कुछ कवर कराते हुए चल रही हूँ। तो हमारा नेक्स्ट पोएम है, और रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थोड़ा सा इसका हम लोग शॉर्ट समरी देख लेते हैं।
In a roadside stand, the poet Robert Frost described the miserable condition of the people living in the countryside. इस वाले पोएम में आपको ये ऐसे पीपल देखने को मिलेंगे जो आप देखेंगे कि रोड के आप साइड में जाते हैं और साइड में शॉप, छोटे छोटे शॉप लगा के रहते हैं ना, शॉप लगा के रहते हैं, और वो लोग बेचारे क्या हर कार वाले को देखते हैं कि ये कार वाला हमारे शॉप पे रुकेगा और हमारे हमसे कुछ सामान खरीदेगा। और जो कार वाले हैं, इसमें पोएम डिस्क्राइब किया गया है, कार वाले जो रहते हैं वो रोकते हैं, फिर पूछते हैं कि यहाँ का रास्ता एड्रेस, वहाँ का एड्रेस, कौन सा रास्ता जाएगा, ऐसे पूछते हैं। अब मुश्किल से कोई वो लोग लेते हैं, और अगर कोई लेता भी है उन लोगों से तो पहले तो बार्गेनिंग करेंगे कि आधा दाम ही सोचते हैं कि सामने वाले का सामान हम खरीद लें। तो यही चीज़, यही मिजरेबल कंडीशन दिखाया है पीपल का इस वाले चैप्टर में। और रोड साइड स्टैंड में, द सिटी पीपल हु ड्राइव थ्रू द कंट्री साइड हार्डली स्टॉप एट द रोड साइड, मतलब वो कहते हैं मुश्किल से, हार्डली मीन्स मुश्किल से ही वो लोग जो रोड साइड शॉप रहते हैं उस पर वो अपनी कार को रोकते हैं। कार टोर द पीपल टू रन इट, जो कि उनके पीछे, मतलब कि वो पीछे छूटते जाते हैं, टू रन इट इफ़ इट ऑल दे डू स्टॉप। एक तो वो मुश्किल से ही कभी रोकते हैं, अगर वो रोकते भी हैं, इफ़ इट ऑल दे डू स्टॉप दे डू सो टू क्रिटिसाइज द प्लेस एंड द पीपल। वो कहते हैं वहाँ के अगर वो रोकते हैं तो वहाँ के लोगों के क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, वहाँ के प्लेस जगह की, वहाँ के लोगों को वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। फ्रॉस्ट डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ द पुअर पीपल विथ पिटीलेस क्लैरिटी एंड विथ डीपेस्ट सिंपथी एंड ह्यूमैनिटी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस वाले पोएम में बताते हैं कि किस प्रकार से उनको इन सब लोगों से, जो कि रोड साइड पे अपने शॉप वगैरह छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं, तो किस प्रकार से उनको क्या है, एक प्रकार का उन्होंने एक डीपेस्ट सिंपथी दिखाई है और एक ह्यूमैनिटी दिखाई है इन लोगों के प्रति, कि किस प्रकार से उनकी कंडीशन क्या है, पिटीलेस कंडीशन को दिखाया है। तो आई होप आपको ये शॉर्ट समरी समझ में आई होगी, और क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपका सब कुछ और क्लियर हो जाएगा। तो इसको देखिए एमसीक्यू फॉर्म में लिया है, क्योंकि उस तरीके से मुझे मिल नहीं रहा था, तो एमसीक्यू फॉर्म में लिया है। ये तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा, मतलब ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में मिलते हैं, तो ये आपका और ही क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, व्हाट इज़ द ओपन प्रेयर फ्रॉम नियर द ओपन विंडो। तो क्या जो ओपन प्रेयर रहते हैं, जो रहते हैं वो विंडो खोलते माने वो क्या करते हैं, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो देखिए फ्रेंड, ऑप्शन हम मैं नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, वरना ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं ये, आप सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर आप यहाँ पास कौन सा है, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। मीन्स ये हो जाएगा, फॉर द साउंड ऑफ कमिंग कार्स टू स्टॉप एट द रोड। बेचारे जैसे ही वो क्या करते हैं, वो प्रेयर करने लगते हैं कि ये कार जो सामने से आ रही है वो प्लीज़ हमारे दुकान पे रुके। तो हर दुकान वाले, उनके अंदर की फीलिंग, जिनके सुबह से एक भी बिक्री नहीं होता, वो बेचारे हर कार वाले को वेट करते हैं और प्रेयर करते हैं कि काश ये जो कार है हमारी दुकान के सामने रुके और हमसे कुछ खरीदे। रोड साइड स्टैंड टू हेल्प द ओनर टू अर्न मनी फ्रॉम देम, मतलब कुछ भी से उनका थोड़ा सा भी अर्न हो जाए। ये बेचारे हर कार रुकते हैं, तो उससे ऐसे वो, मतलब उनके अंदर की अंतर भावना को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। तो हमारा क्वेश्चन सेकंड है, मैं आंसर भी ले लेती हूँ। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन द पोएम। आई किसके लिए स्टैंड है, तो पोएट्स ऑफ द पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद के लिए आई का प्रयोग करते हैं पोएम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इसका आंसर तो काफ़ी नीचे चला गया है, हु आर द पिटीफुल कीन इन द पोएम। तो कौन है पिटीफुल कीन, जो द पुअर रूलर फोक एंड फार्मर, जो वहाँ पर मतलब कि जो गरीब वहाँ जो फार्मर्स है जो कि शॉप लगाते हैं, तो वो हैं पिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु वेंट एंड वेटेड इन द लाइन्स। तो कौन वहाँ जाता है और कौन वेट करता है लाइन्स का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द रूलर फोक वेंट टू हियर द साउंड ऑफ द स्टॉपेज कार। बेचारे क्या 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 सुनते रहते हैं, क्या देखते हैं आते जाते हुए, क्या जाते हुए देखते हैं, साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार्स। आई होप आपका ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु मेड रोड साइड स्टैंड एंड वेयर। कौन बना करता है। तो ऑप्शन राइट आंसर है इसका, द पुअर रूरल पीपल, मतलब पुअर जो गरीब लोग रहते हैं वही तो रोड के किनारे किनारे जो रहते हैं वो अपना किनारे किनारे वैसा स्टॉल लगाते हैं। अगर उनके पास पैसा ही रहता तो वो कोई मॉल ना ओपन कर लेते। तो गरीब लोगों के पास इतना बजट नहीं, वो अपने बजट के हिसाब से काम करते हैं। तो ये पूछा गया कौन रहता है, कौन कौन इस टाइप का रोड साइड स्टैंड कौन लगाता है। द पुअर रूरल पीपल मेड इन द विलेज, गाँव के साइड में मोस्टली देखा जाता है, शहरों में भी देखा जाता है, आप देखते होंगे शहरों में भी देखा जाता है, बट मोस्टली गाँव में देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु डू सेल्फिश कार्स रिफर्स टू। यहाँ पर किसको सेल्फिश कार्स किसको रिफर किया है पोएट ने हमारे। तो जो कार ओनर रहते हैं उनको बोले हैं कि वो कितने ज़्यादा सेल्फिश रहते हैं ना। कार ओनर्स हु डू नॉट स्टॉप ऑन द स्टैंड, मतलब कि उनके जो उस स्टैंड पे जो कार ओनर रहते हैं अगर अपनी गाड़ी को स्टॉप नहीं करते हैं तो कहते हैं कितने सेल्फिश रहते हैं। फिर वो रोकते भी नहीं, और रोकते भी तो क्या करते हैं, वहाँ की जगह की, वहाँ के लोगों की क्या करते हैं,
उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, कैसे लोग हैं इतनी गंदगी में भी शॉप वगैरह लगा दिए हैं। तो ऐसे अमीर लोग नहीं जानते कि भाई हम तो सड़क का नहीं खाएँगे, हम तो जब भी खाएँगे मॉल का ही खाएँगे। तो ऐसे इसमें एक प्रकार से क्रिटिसाइज़ देखने को मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच वर्ड इन द पोएम मीन्स फीडिंग। तो फीडिंग मीन्स क्या होता है इस वाले पोएम में जो आपको बताया गया है राइटिंग, इसका अंदर होता है बीदरिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो फॉर सिटी पीपल। तो कैश फ्लो क्या इंपॉर्टेंस होता है जो सिटी के जो लोग रहते हैं उनके लिए। तो इसका राइट आंसर है, इट रन्स देयर लाइफ सो इट इज़ देयर लाइफ लाइन। क्योंकि उनकी लाइफ को ये चलाता है, इसलिए ये उनके लाइफ में मीन्स इट रन्स देयर लाइफ सो इट इज़ देयर लाइफ लाइन। तो वो ये उनकी क्या रहता है, क्योंकि वो उनकी लाइफ को चलाता है इसलिए वो उनकी लाइफ लाइन रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डज आउट ऑफ देयर वीट इन मीन द पोएम। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ देयर वीट का इस वाले पोएम में क्या मतलब है। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। जस्ट अ सेकेंड। मीन्स बाय हेल्पिंग द पुअर पीपल and by showing rosy pictures to the poor people and by fooling the exploiting the poor people to देयर ओन बेनिफिट। वो कहते हैं कि सब कुछ मतलब कि वो कहते हैं कि एक तो ये कहते हैं कि जो पुअर पीपल हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर उनको एक ऐसा नहीं कि आप उनके सामने जाओ तो अपना फेस अजीब सा बना के जाओ, उनके सामने जाओ जब भी तो क्या करो, एक रोज़ी फेस बना के, एक रोज़ी पिक्चर क्रिएट करके जाओ। और वो कहते हैं कि कभी भी गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए ना। कहते हैं कभी गरीब लोगों को अपने बेनिफिट के लिए एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए कि जो बेचारे वो 20 रुपये में सामान बेच रहे हैं, आपको नहीं मैं तो 10 रुपये में लूँगा। भले ही आप वो मॉल से वो चीज़ 50 रुपये या 100 रुपये में ले रहे हो, बट आप जब भी किनारे से मतलब रोड साइड स्टैंड से सामान खरीदते हो तो बार्गेनिंग, लंबी चौड़ी बार्गेनिंग करती हो। तो यही बताएं हैं कि जो पुअर पीपल है उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ओह सॉरी जस्ट माई बेड सॉरी। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पास है। मैं तो कंफ्यूज हो गई, इतना जल्दी जल्दी पीडीएफ क्लियर क्यों ना बनाई हो, तो इससे थोड़ा सा मुझे ही कन्फ्यूजन हो गया। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा बाय फॉलोइंग एंड एक्सप्लॉइटिंग द पुअर पीपल टू। इसका देखिए मीन आंसर ऐसे तो सब कुछ बैठ रहा है, बट इसका जो मीन आपके पोएम में देखने को मिलेगा, इसका मीन यही होगा सी वाला ऑप्शन, बाय फूलिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग द पुअर पीपल टू देयर ओन बेनिफिट। मतलब कहते हैं कि जो अमीर व्यक्ति हैं उन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने बेनिफिट के लिए जो पुअर पीपल हैं उनको एक्सप्लॉइट करें। तो इसका राइट आंसर सी होगा फ्रेंड, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। हालांकि देखिए तीनों ही बैठ रहा है बट ऑल ऑफ दिस नहीं है। सबसे ज़्यादा जो क्लियर आंसर है वो ऑप्शन सी है, माई बेड सॉरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज पॉलिश्ड ट्रैफिक रिफर्स टू। तो यहाँ पर जो ट्रैफिक पॉलिश्ड ट्रैफिक वो किस चीज़ को रिफर कर रही है। तो इसका राइट आंसर हम लोग पहले ही देख लेते हैं ना, ऑप्शन सी इज़ राइट। इनसेंसिटिव एटीट्यूड्स ऑफ सिटी पीपल, मतलब ये जो ट्रैफिक वो रहता है वो क्या दिखाता है कि इनसेंसिटिव एटीट्यूड ऑफ सिटी पीपल एंड देयर जेंटल अपीयरेंस, और उनके जेंटल अपीयरेंस को दिखाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट प्रॉमिस वाज द गवर्नमेंट मेकिंग टू रीलोकेट द विलेजर्स। तो क्या प्रॉमिस, मतलब गवर्नमेंट को क्या प्रॉमिस करना चाहिए कि जो ऐसे पीपल हैं उनको कैसे रीलोकेट किया जा सके, तो कि उनके लिए मतलब कैसे उनको बनाया जा सके। तो इसका राइट आंसर है देयर ऑल नीड्स विल बी लुकड आफ्टर। मतलब उनके ऐसे करना चाहिए कि वो हमेशा मतलब उनकी नज़रों में रहें, उनके मतलब हमेशा नज़रिए के सामने ही रहें। तो ऐसा कुछ होगा तो उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ डू सिटी पीपल हार्म द पुअर रूरल फोक। तो इसका राइट आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, मतलब एकदम सिंपल सा है कि किस प्रकार से जो सिटी पीपल रहते हैं वो गांव के लोगों को पुअर रूरल फोक को किस प्रकार से क्या हार्म पहुंचाते हैं। तो इसका राइट आंसर है बाय मिस गाइडिंग एंड डिप्राइविंग देम ऑफ देयर स्लीप। तो इसका राइट आंसर ये है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु आर बीट्स ऑफ प्रे इन द पोएम। कौन है बीस्ट ऑफ द प्रे। तो बताइए, द सिटी फोक, क्योंकि जो सिटी के जो इंसान लोग रहते हैं उन्हीं के बेचारे वो आते हैं। तो जैसे ही वो लोग आते हैं वो लोग प्रेयर, दुकान वाले क्या करते हैं प्रेयर करने लगते हैं कि काश ये वाला कार का ओनर मेरे यहाँ रुके। तो इसलिए राइट आंसर होगा द सिटी फोक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जस्ट अ सेकेंड। वाई आर द सिटी पीपल कॉल्ड ग्रीडी। मतलब सिटी पीपल जो रहते हैं वो क्यों उनको ग्रीडी बुलाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिश इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि उनके सेल्फिश इंटरेस्ट के जो हमारे पोएट हैं वो जो सिटी के पीपल हैं उनको क्या ग्रीडी बुलाते हैं। तो यहाँ पास फ्रेंड आपका ये जो रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई थी, ये पोएम आपका यहाँ पास ख़त्म होता है। और हमारा नेक्स्ट पोएम आ जाता है आंट्स जेनिफर टाइगर्स। इस वाले पोएम में एक ओमेन की
ओमेन की स्वतंत्रता को दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक ओमेन अंदर से कितनी ज़्यादा कमज़ोर रहती है, मतलब लोगों के सामने मतलब अपने पति के सामने कितना डरती रहती है, ये सब चीज़ दिखाया आंट जेनिफर टाइगर, जो कि एक एम्ब्रॉयडरी वो बनाती रहती है, मतलब अपने एक एम्ब्रॉयडरी में टाइगर को की पिक्चर बनाती रहती हैं। और टाइगर किस चीज़ का सिंबल है? टाइगर एक मतलब ऐसे चीज़ की सिंबल है जो किसी से भी नहीं डरता है, बट ओमेन एक ऐसी है कि उसके सीने में, उसके मतलब कि उसके हार्ट में एक डर बैठा रहता है सब चीज़ का, शादी के पहले अपने पेरेंट्स का, शादी के बाद अपने हस्बैंड का, तो ये चीज़ इसमें बताया हुआ है। तो थोड़ी सी इसकी शॉर्ट समरी हम लोग देख लेते हैं। इन द पोएम अ वोमन एक्सप्रेसेस हर डीप फीलिंग थ्रू हर आर्ट। जो आंट जेनिफर हैं उस अपने अपने आर्ट के द्वारा, मतलब कि एम्ब्रॉयडरी करती रहती हैं, मान लीजिए कपड़े को एम्ब्रॉयडरी करती रहती है एक टाइगर का, बट उस एम्ब्रॉयडरी के थ्रू वो क्या बताती है? अपनी डीप फीलिंग बताती हैं, अपनी डीप फीलिंग को, मतलब अपने अंदर की चीज़ों को, अपने अपनी डीप फीलिंग को बताती हैं अपने आर्ट के थ्रू। सी वो कौन रहती है फ्रेंड? आंट जेनिफर रहती है। यहाँ पर सी किसके लिए रिफर किया गया? आंट जेनिफर के लिए। इज प्रे टू मेल डोमिनेंट सोसाइटी। वो बताती हैं किस प्रकार स्प्रे मीन्स होता है फ्रेंड शिकार, तो किस प्रकार से इस डोमिनेंट सोसाइटी, इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में किस प्रकार से एक औरत किस प्रकार से मतलब शिकार बनी रहती है एक मेल की, इस प्रकार से वो अपने आर्ट के थ्रू ये बताना चाहती हैं। आल्सो देयर इज़ अ नो वन विथ होम सी कैन शेयर हर फिजिकल पेन। वो मतलब कि कहती हैं ऐसी कोई भी औरत नहीं है जो अपने फिजिकल पेन को शेयर कर सकती है। सो सी मेक्स अ पिक्चर, मतलब दूसरों से तो अपने दुख कहने नहीं चाहेगी कि मेरे साथ ये हो रहा है ये हो रहा है, तो वो क्या करती है? अपनी चीज़ अंदर अंदर दबा लेती है। बट इसमें जो हमारी जो आंट जेनिफर है वो क्या करती हैं? अपनी फीलिंग को किसके थ्रू बाहर निकालती हैं? एक पिक्चर के द्वारा निकालती हैं, जो कि उनके डीप फीलिंग्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। सो सी मेक्स अ पिक्चर टू डिस्क्राइब हर डीप फीलिंग। द पोइट इज the poet expresses the inner feelings of a woman आंट जेनिफर। उनके जो मतलब आंट जेनिफर की जितने भी इनर फीलिंग्स थे अपने उस चीज़ को लेके कि किस प्रकार से एक औरत किस प्रकार से एक आदमी के नीचे रहती है, उनसे डरी रहती है, हर एक चीज़ पूछ के करना पड़ता है, तो इस वाले फीलिंग को जो है पोएट इस वाले चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। दी आंट इज एम्ब्रॉयडिंग अ मोटिव कंपेरिजिंग ऑफ इनर्जेटिंग फियरलेस टाइगर। हालांकि देखिए जो आंट जेनिफर रहती है उनके अंदर की फीलिंग कैसी रहती है? वो डरी हुई रहती हैं, फेयरफुल रहती हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी से, अपने हस्बैंड से। बट वो जो पिक्चर बनाती रहती है वो कैसी रहती है? एक इसके बिल्कुल अपोजिट रहती है। क्या रहती है? कंपैरिजन ऑफ एनर्जेटिक फियरलेस टाइगर। क्या क्या किस चीज़ का बनाती है? एक टाइगर का बनाती है, एक फियरलेस टाइगर का बनाती है जो किसी से भी नहीं डरता है। मूविंग फ्रीली अराउंड द ब्राइट ग्रीनरी। तो कहाँ पास? मतलब कि कहीं भी वो मूव कर सकता है, ब्राइट ग्रीनरी जहाँ उसका मन करे टाइगर का, वहाँ वो क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। बिल्कुल इसके अपोजिट जो औरत होती हैं वो मतलब ऐसा नहीं कर सकती। सी इज़ लिविंग अ लाइफ ऑफ सबमिसिवनेस टू हर हस्बैंड कमांड। मतलब कि एक औरत है, जब वो बताती हैं, से आंट जेनिफर हैं, बताती हैं कि किस प्रकार से वो अपने हस्बैंड के सबमिसिव, मतलब कि उनके हाथ की कठपुतली एक बार मात्र बन के रह गई हैं, अपने हस्बैंड के कमांड के द्वारा ही वो जो कहेंगे वही वो करती हैं। तो अपनी फीलिंग को उन्होंने इसमें बताया है, आंट जेनिफर की फीलिंग को बताया है, और आंट जेनिफर की फीलिंग के द्वारा ही वो मतलब सारी औरतों को इस वाले पोएम में वो डिस्क्राइब करते हैं। बट यहाँ मोस्टली जो फीलिंग बताई गई वो किसकी बताई गई? आंट जेनिफर की ही फीलिंग बताई गई है पोएम में। हर एक्ट्स आर डोमिनेटेड बाई हिम एंड सी फियर्स हिम कॉन्स्टेंटली। मतलब कि उसके ऐसे कर्तव्य रहते हैं, उसके हस्बैंड की ऐसे चीज़ें रहती हैं कि जिसकी वजह से वो बेचारी दिन प्रतिदिन उससे और ही ज़्यादा डरती रहती है। दिस पैटर्न ऑफ द फ्री एंड फियरलेस टाइगर रिफ्लेक्ट्स देयर इनर डिजायर टू लाइव अ फ्री एंड फियरलेस लाइफ। तो इसकी वजह से उन्होंने अपने अंदर चीज़ को अपने अंदर की मतलब कि उस फियरलेस को मतलब हटाने के लिए एक ऐसा चीज़ वो बनाती है, मतलब क्या एम्ब्रॉयडरी करती है? टाइगर का एम्ब्रॉयडरी करती है, जो कि उनको क्या क्या डिस्क्राइब करता है टाइगर? एक एक ऐसे जीव की डिस्क्राइब करता है जो कि बिल्कुल ही फियरलेस हो और अपना लाइफ अपने हिसाब से जी सके और बिल्कुल फ्रीली से वो जी सके। द टाइगर आर ग्रेसफुल एलिगेंट एंड ब्राइट। जो कि मतलब कि एक औरत में इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि जो कि वो सब कुछ अपने हस्बैंड के खिलाफ वो कुछ बोल सके, तो इसलिए वो क्या करती हैं? टाइगर को पिक्चर बनाती हैं, और वो टाइगर कैसा रहता है फ्रेंड? ग्रेसफुल रहता है, एलिगेंट रहता है एंड ब्राइट रहता है। तो यहाँ पास इसकी समरी खत्म हो जाती है, क्वेश्चन आंसर की बारी आती है, तो क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ब्यूटीफुल एंड लाइफ लाइक टाइगर्स ऑन द पैनल सो आंट्स जेनिफर्स। मतलब कि ये जो टाइगर का जो पिक्चर है वो आंट जेनिफर की किस चीज़ को शो करता है? तो इसका राइट आंसर है क्रिएटिविटी। राइट आंसर है व्हाट इज क्रिएटिविटी, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर यूजेस वेडिंग बैंड्स टाइगर्स टेरिफिड हैंड्स ईटीसी एज, किस चीज़ का ये से बताइए, किस चीज़ के लिए इस वाले पोएम में हमारे जो पोएट हैं ये सब चीज़ किस चीज़ के लिए सिम्बलाइज़ किए हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आंट जेनिफर की जो फीलिंग रहती है उसको सिम्बलाइज़ करने के लिए ये सारे वर्ड को राइटर ने इस वाले पोएम में लिया है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की ये सिम्बल्स हैं जो पोएट यूज़ करता है इस पोएम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विल गो ऑन द प्रेंचिंग मीन्स द, तो आपको बताना है विल गो ऑन प्रेंचिंग मीन्स क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ द टाइगर्स विल कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, मतलब कि जो टाइगर्स का है स्पिरिट ऑफ फ्रीडम किस इसमें दिखाती हैं, जो कंटिन्यू क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड मीन्स, जो टाइगर्स रहता है वो पैनल में रहता है, पैनल दैट सी मेड, इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया, इसका मतलब क्या होगा, द टाइगर्स एम्ब्रॉयडर्ड बाय जेनिफर, इसका मतलब ये होगा कि जो जेनिफर आंट जो एम्ब्रॉयडरी करती हैं वो किस चीज़ की करती हैं, द टाइगर्स, तो द टाइगर्स एम्ब्रॉयडर्ड बाय जेनिफर, तो इस वाले वर्ड का मतलब यही हुआ, द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ऑर्डिल्स रिफर्स टू, ऑर्डिल्स किस चीज़ को रिफर्स करता है, राइट आंसर इज बी, हार्डशिप को, जो सॉरी काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ ना, जो ऑर्डिल्स है फ्रेंड वो किसको रिफ़र करता है, हार्डशिप को रिफ़र करता है। आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, टेरिफाइड हैंड्स ऑफ आंट्स जेनिफर मीन्स, टेरिफाइड हैंड्स बताना है कि टेरिफाइड हैंड्स जो इस वर्ड का यूज़ पोएट ने किया है अपने पोएम में, तो इसका क्या मतलब होगा, तो ऑफ आंट जेनिफर मीन्स, तो आंट जेनिफर के हिसाब से क्या मतलब होगा, तो इसका राइट आंसर है हार्ड एंड बीटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ, तो एक प्रकार से वो जो मैरिड लाइफ के बाद जो एक एक्सपीरियंस होता है औरतों का, आंट जेनिफर का जो एक्सपीरियंस था वो बताया कि किस प्रकार से हार्ड एंड बीटर था, हार्ड एंड बीटर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, सिट्स हैवली अपॉन आंट्स जेनिफर्स हैंड, दिस लाइन्स मीन्स दैट, आपको बताना है कि इस लाइन का मतलब क्या है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इस लाइन का मतलब है आंट जेनिफर इज अ सफरर इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जैसे कि वो अपने हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थी ना, काफ़ी ज़्यादा उससे क्या कर रही थी, वो जो उसका उसका जो इनके जो हस्बैंड है वो पूरे पूरे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को यहाँ पास रेफर कर रहे हैं, तो किससे कर क्या कर रही थी, वो बेचारी सफ़र कर रही थी, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, वही चीज़ को उन्होंने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, डेनिजेंस इन द पोएम मीन्स, तो आपको बताना है डेनिजेंस मीन्स क्या होता है, तो डेनिजेंस मीन्स होता है रेजिडेंस, राइट आंसर इज ऑप्शन सी रेजिडेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज लाइंग हैवली, तो क्या है व्हाट वाज लाइंग हैवली, तो बताइए राइट आंसर इज हर वेडिंग बैंड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किस चीज़ को किस चीज़ को मतलब इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस चीज़ को कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइंग है, तो किस चीज़ को कहते हैं, जो बैंड वगैरह रहते हैं कि हाँ इतने खुशी खुशी से सब लोग लेके आते हैं, तो अपने वेडिंग बैंड को क्या कहती हैं, कहती हैं ये सब तो झूठ झूठ से भरा हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मैं पानी पी लेती हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्हाट डू हर फ्लटरिंग फिंगर्स फाइंड हर, तो जो उसके फ्लटरिंग फिंगर्स मतलब वो जो अपने फिंगर्स ऐसे नहीं करती रहती हैं, एम्ब्रॉयडरी करती रहती हैं, तो वही पूछा है कि क्या फाइंड हार्ड क्या वो क्या करती हैं, तो इसका राइट आंसर है टू रोल द बॉल ऑफ द वॉल, टू रोल द बॉल ऑफ द वॉल इसका राइट आंसर है। जो उनका फिंगर्स करता है तो बॉल को क्या करता रहता है, ऐसे रोल करती रहती हैं वो अपने फिंगर्स के द्वारा। फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल, द पोइटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज, तो बताइए इस वाले लाइन में आपको कौन सी पोइटिक डिवाइसेस देखने को मिलती है, फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द ऊल, तो आपको यहाँ पास क्या में देखने को मिलेगा, एलिट्रेशन देखने को, एलिट्रेशन, यस ये एलिट्रेशन देखने को मिलेगा, मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि इस फिंगर्स का एफ का क्या है, एफ साउंड कॉन्सोनेंट साउंड कॉन्सोनेंट साउंड का आपको यहाँ पास रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए आप पास का क्या होगा फ्रेंड, एलिट्रेशन होगा, सिमिल होगा नहीं, क्योंकि इसलिए सिमिल नहीं होगा क्योंकि इस वाले में कहीं भी लाइक है इसका यूज़ नहीं हुआ, मेटाफर नहीं यूज़ होगा क्योंकि फिंगर्स को कुछ और नहीं माना गया है ना यहाँ पास, और एलिट्रेशन इसलिए होगा क्योंकि फिंगर्स ऑफ फ्लटरिंग में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, और पर्सोनिफिकेशन तो यहाँ पास पर्सोनिफिकेशन तो कुछ होगा ही नहीं,
तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है स्लीक चिवरलिक, जस्ट अ सेकेंड, स्लीक चिवरलिक सर्टनैरिटी का मीन्स ऑफ द टाइगर्स मीन्स, तो इस वाले वर्ड का जो आपको बताया स्लीक चिवरलिक सर्टैनिटी मीन्स क्या होता है, मीन्स होता है अ टोटल, सॉरी ऑप्शन ए टोटली फ्री मूवमेंट ऑफ द टाइगर। तो इस प्रकार से बताती हैं किस प्रकार से टाइगर यहाँ से वहाँ मतलब क्या कर सकता है, आराम से फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। तो राइट आंसर इज टोटली फ्री मूवमेंट ऑफ द टाइगर्स। स्लिक चिवरलिक सर्टनिटी मीन्स होगा टोटली फ्री मूवमेंट ऑफ द टाइगर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ, टाइगर किससे नहीं अफ्रेड होते हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द मेन बीनीथ द ट्री। राइट ऑप्शन इन द मेन बीनीथ द ट्री। क्वेश्चन नंबर 14, द पोएट डिस्क्राइब द कलर ऑफ द टाइगर्स एज, कैसे जो पोएट हमारे हैं तो टाइगर का कलर कैसा बताते हैं, टोपेज कलर बताते हैं, उसका कलर कैसे बताते हैं, टोपेज कलर का वो टाइगर मतलब कि डिस्क्राइब करते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहता है आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर एक्चुअली, क्या रहता है बताइए। इसका राइट आंसर है वो रियल में तो रहता नहीं है, उनके द्वारा एम्ब्रॉयडरी किया रहता है कपड़े पे ना, वो टाइगर का वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं अपने इनर फीलिंग को जागृत करने के लिए, बिल्कुल अपोजिट चीज़ को करती हैं कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा मतलब टाइगर के समान सब कुछ ग्रेसफुल है, फिर मतलब मैं डरती नहीं हूँ, बट वो अंदर से डरती रहती हैं। तो अपने इनर फीलिंग को जागृत करने के लिए क्या करती हैं, टाइगर को क्या करती हैं, एम्ब्रॉयडरी करती हैं, टाइगर की एम्ब्रॉयडरी करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज आंट डूइंग इन द पोएम, आंट इस पोएम में क्या करती रहती हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो एम्ब्रॉयडरी करती रहती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रेजेंटेड थ्रू अंकल्स कैरेक्टर, तो अंकल्स कैरेक्टर के थ्रू मतलब कि क्या प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि आंट जेनिफर जो रहती हैं उनके हस्बैंड के थ्रू इस पोएम में क्या प्रेजेंट किया गया है। तो राइट आंसर है मेल चौविनिज्म को, मतलब कि मेल जो डोमिनेटिंग इस सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग फिगर बना हुआ है तो उसको प्रेजेंट कौन कर रहा है, अंकल का कैरेक्टर इस वाले पोएम में प्रेजेंट कर रहा है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का जो ये होता है ना रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहे हैं, अंकल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड चिवरलिंग, चिवरलिंग मीन्स क्या होता है, कमांडिंग एंड डिमांडिंग हाई रेस्पेक्ट, मतलब वो कहते हैं कि मतलब कि औरतों पे उनके हस्बैंड का ही कमांड है, वही जो बोलेंगे वही मतलब कि औरतें क्या करें और औरतों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब वो औरतों पे क्या अपना कमांड बनाए रखें और औरतों की तरह वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उन पे वो क्या करें, हाई रिस्पेक्ट के साथ वो उनका क्या करें, मतलब कि जो भी वो डिमांड करें उसको वो फुलफिल करें, वो भी हाई रिस्पेक्ट के साथ। तो कमांडिंग एंड डिमांडिंग हाई रेस्पेक्ट, इसका मतलब होता है चिवरलिंग मीन्स होता है कमांडिंग एंड डिमांडिंग हाई रेस्पेक्ट। तो फ्रेंड यहाँ पास जो है हमारा फ्लेमिंगो बुक का जितना भी प्रोज और पोइट्री था सब कुछ कंप्लीट हो गया। आपका ये देखिए विस्टा का बचा हुआ है, तो विस्टा वाला जो है चैप्टर वो हम अलग से करेंगे क्योंकि आपका टाइटल डला हुआ है फ्लेमिंगो, तो फ्लेमिंगो के चैप्टर को मतलब विस्टा के चैप्टर को फ्लेमिंगो में तो नहीं ऐड कर सकते ना, इसके लिए मैं आपको 2 घंटे बाद अभी 2-3 घंटे बाद अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। तो आपके विस्टा से जितने भी चैप्टर है मैंने रात के 2 बजे तक बैठ के पीडीएफ बना लिया है, बस वीडियो बनाना है और आपको अपलोड करना है। तो जो फ्रेंड आई होप आपको फ्लेमिंगो का जितना भी मैंने चैप्टर कराया है सारा ही पसंद आया होगा और पढ़ाने का तरीका भी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक अपना ज़रूर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, और समझ में आया तो कितना समझ में आया और पढ़ाने का तरीका कैसा था, मतलब कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी कमेंट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ये आपका काम बनता है, पढ़ाना मेरा काम बनता है और वीडियो को शेयर करना आपका काम बनता है। इसलिए मैं बीच में कभी भी लाइक शेयर के लिए नहीं बोलती हूँ कि आप लोग खुद समझदार हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो आप लोग खुद वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए मैं 2-3 घंटे बाद ही अपलोड कर दूँगी, मोस्टली शाम तक मैं अपलोड कर दूँगी, मतलब 2-3 घंटे बाद मैं अपलोड कर दूँगी ये वाला वीडियो, जो कि जितने भी आपके विस्टा से क्लास 12th के एनसीईआरटी के विस्टा से जो आपका बुक है जितने भी चैप्टर हैं इसका मैंने पूरा पीडीएफ बना लिया, मैं आपको जल्दी ही अपलोड कर दूँगी जिससे इसका भी आपका रिवीजन हो जाए और एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। बस अगर आप लोग चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी अगर सब्सक्राइब आप लोग कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन दबा प्रेस कर देंगे तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप लोग तुरंत देख लेंगे और मात्र 1 घंटे का वीडियो रहेगा तो उसको आराम से आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में जो कि मैं आपके लिए जल्द ले आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वरना आप वीडियो से मिस हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।